यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सरकार। सो आई होप कस्टम्स वैल्यूएशन समझ में आ रहा है, इजी लगा, मजा आया बेटा आपको। ठीक है, तो सर अब तक जो मैंने बताया मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं एक बार आपके लिए कि किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा। जिस वैल्यू पे आपने इंपोर्ट किया दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स। क्लियर। अब सर किस वैल्यू पे आपने इंपोर्ट किया? एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू, जो आपने प्राइस चार्ज किया, जो आपने प्राइस चार्ज किया, मतलब एक्सपोर्टर ने चार्ज किया आपसे, मतलब आपने जो पे किया प्राइस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स। पर दर्शन भाई ये बोल रहा है क्या? वैल्यू ऑफ गुड्स शैल इंक्लूड दी फॉलोइंग। हाँ है ना भाई? यस। तो इसमें रूल नंबर 10 के एडिशंस ऐड करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? कंपल्सरी एडिशन। कंपल्सरी एडिशन में क्या पढ़ा हमने सर? फ्रेट। हाँ है ना? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये ऐड करना है। पर ध्यान ना, इंडियन पोर्ट पे अनलोडिंग का कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं करते। पर अगर आपने कभी शिप वालों को शिप डेमरेज चार्ज पे किया, क्या पे किया मैडम आपने? शिप डेमरेज चार्ज या बार्ज चार्ज, लाइटरेज चार्ज पे किया, वो सब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट बनेगा बच्चों। हाँ, इंडिया में ले आए, फिर इंडियन पोर्ट से दूसरे पोर्ट लेके जा रहे हो बेटा, या इनलैंड कंटेनर डिपो ले जा रहे हो, या कंटेनर फ्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ले जा रहे हो, ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है। याद है मुंबई टू गोवा लगे थे बेटा, आप वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन सर ध्यान देना बेटा, अगर कभी आपको एफओपी दे रखा है तो क्या करने का, नहीं दे रखा तो क्या करने का? नहीं दे रखा तो 20% ऑफ, सॉरी, आपको अगर फ्रेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं दे रखा तो क्या करने का? 20% ऑफ एफओपी लेने का बच्चा। क्लियर सर। पर अगर दे रखा तो क्या करने का? बाय वाटर है, लैंड तो एक्चुअल ले लो, पर बाय एयर है तो ऐसे केस में एक्चुअल और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर। एंड सर ध्यान देना बेटा, सर अगर कभी क्वेश्चन ने एफओबी नहीं दे रखा है पर एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है, क्लियर, तो उसी का 20% हम ले लेंगे बच्चों। हाँ है ना सर? ठीक है सर। ये होगी बात किसकी? फ्रेट की। अभी क्या? इंश्योरेंस सर हमेशा ऐड होता है, हमेशा इंकर होता है, कंपलसरी है। क्वेश्चन नहीं भी दिया तो भी 1.125% ऑफ एफओबी, और दे रखा तो एक्चुअल ना, भले ही गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे भी हो, उससे कंसर्न नहीं है। तो कॉस्ट में इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? CIF वैल्यू विच इज कॉल्ड असेसेबल वैल्यू, जिसपे क्या लगेगा बच्चों? कस्टम्स। हाँ, फिर हमने बात करी थी लास्ट में कल क्या, कि अगर कभी आपको प्राइस दे रखा है या कॉस्ट दे रखा, वो फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा बच्चा, क्लियर, तो उसमें ऐड करेंगे क्या? अप टू सर एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक के खर्चा, मतलब वहां से एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक का एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसका मान लो ट्रांजिट इंश्योरेंस भी दे रखा है, मान लो लोडिंग एक्सपेंस भी दे रखा है, ये सब ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? FOB। क्लियर। फिर अगर वहां से इंडियन पोर्ट का कोर्स नहीं दे रखा आपको तो 20% ऑफ एफओबी देखेंगे। पर ध्यान ना बेटा, एफओबी तो निकाल दिया आपने, पर 20% ऑफ एफओबी जो होता है ये मानते हैं कि दैट इज द कॉस्ट फ्रॉम एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री टिल इंडियन पोर्ट। इसलिए आपको जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गुड्स दे रखा है या कॉस्ट ऑफ द गुड्स दे रखा है एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, उसी को बाहर वाले कॉलम में लिखने का बेटा, एफओबी की कैलकुलेशन इनर कॉलम में करने का। फिर वो जो प्राइस दे रखा था उसमें डायरेक्ट क्या ऐड करने का? 20%। फिर एफओबी जो आपने निकाला उसका अगर इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो 1.125% ऑफ एफओबी ऐड करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? CIF। पता है ना, CIF मतलब कॉस्ट। कॉस्ट कौन सा? फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर की कॉस्ट ऐड करेंगे बच्चों। क्लियर। फिर जो अमाउंट आएगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड CIF विच इज कॉल्ड असेसेबल वैल्यू। भारत माता की जय। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। सो इन केस ऑफ कस्टम्स, क्या बोला सर? इन केस ऑफ कस्टम्स ये था क्या सर? कंपल्सरी एडिशंस। नाउ वी आर रीडिंग ऑप्शनल एडिशंस। क्या पढ़ रहे बेटा हम? ऑप्शनल एडिशन। अच्छा, ऑप्शनल एडिशन में क्या है बेटा? ऑप्शन है कि ऐड करना है कि, अच्छा ऐसा। अगर ये ऑप्शन होता कि ऐड करना कि नहीं करना तो कौन ऐड करता बेटा? इसलिए ये ऑप्शन नहीं कि ऐड करना कि नहीं करना। हाँ, अगर इंकर किया तो ऐड करना है, नहीं इंकर किया तो ऐड नहीं करना बेटा। जैसे कमीशन पे टू द एजेंट, पैकिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, सर ये सब इंकर किए तो ऐड करना, नहीं इंकर किए तो ऐड मत करना। पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, सर इंश्योरेंस, ये तो बेटा इसके बिना हो ही नहीं सकता इंपोर्ट, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? कंपलसरी एडिशंस। अब पढ़ रहे क्या बेटा? ऑप्शनल एडिशंस। आइए देखिए बुक के अंदर सर, ये रहा ऑप्शनल एडिशंस। ऑल दीज एक्सपेंसेस विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। इनको भी वैल्यू में इंक्लूड करना है और जो अमाउंट आएगा उस पर क्या लगेगा? कस्टम लगेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? फर्स्ट है क्या? कमीशन या ब्रोकरेज। भाई ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको कहीं भी कमीशन या ब्रोकरेज दिख जाए
अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया उसके लिए एजेंट को आपने कमीशन पे किया, ब्रोकरेज पे किया, हमेशा ऐड करना है, भले ही इंडियन एजेंट को पे किया इन आईएनआर या फॉरेन एजेंट को पे किया इन फॉरेन करेंसी, वी डोंट केयर, सब कुछ ऐड करना है बेटा। क्लियर? फिर ध्यान देना बच्चा, सारे कमीशन या ब्रोकरेज को ऐड कर दिया, वैल्यू आएगी बेटा। पर सुनो रे होशियारी, पर अगर बाइंग कमीशन पे किया, क्या पे किया बेटा आपने, तो कभी ऐड नहीं करने का। क्या बोला सर? बाइंग कमीशन कभी भी ऐड नहीं करने का। क्लियर? ध्यान देना सर, क्वेश्चन अगर वर्ड दे दिया क्या बाइंग कमीशन, तो कभी ऐड मत करना, बाकी कोई भी कमीशन नाम लिख दे ऐड कर देना बच्चा, ठीक है? अच्छा, बाइंग कमीशन होता क्या है? इट इज अ कमीशन विच इज पेड टू द एजेंट टू रिप्रेजेंट यू आउटसाइड इंडिया इन प्रोक्यूरिंग द गुड्स, इन बाइंग द गुड्स। क्लियर? सर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया टू परचेज द गुड्स, उसको अगर आपने कमीशन पे किया तो इट इज कॉल्ड बाइंग कमीशन। बाइंग कमीशन कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन है जब तक बाइंग कमीशन वर्ड नहीं लिखा तब तक दिमाग लगाना मत, ऐड कर देना बच्चा आप। चलो एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, सर कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन, कैनलाइजिंग कमीशन एजेंट का कमीशन, आवाज नहीं आ रही सबकी सर, ऐड ब्ला 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 कमीशन, फॉरेन जो एजेंट था उसको हमने कमीशन पे किया, इंडियन एजेंट को पे किया कमीशन इन आईएनआर। मतलब क्वेश्चन कितना ही कंफ्यूज क्यों ना करे बेटा, क्योंकि वहां पे एजेंट 50 तरह के होते बेटा। आपको और मेरे को ये नहीं पता कि कितने तरह के एजेंट होते हैं, क्या क्या वो काम करते बेटा। पर अगर कमीशन पे किया मतलब ऐड करना है, बात खत्म, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। चलो एक मिनट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, इधर इधर इधर। अगर कंटेनर्स रिटर्नेबल है, क्या है बच्चा? मतलब जैसे ऑयल आया बेटा बाहर से, ऑयल खाली करके कंटेनर वापस भेज देना बेटा, तो क्या कॉस्ट ऑफ कंटेनर वैल्यू में ऐड करेंगे क्या बच्चा? मान लो उसने डिपॉजिट ले रखा है, क्या ले रखा है बेटा आपसे? डिपॉजिट, कि रिटर्न करोगे तो ये हम वापस से पैसा देंगे आपको बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ कंटेनर कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या है? रिटर्नेबल है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? यही अगर कंटेनर नॉन रिटर्नेबल होता है, क्या होता है सर? नॉन रिटर्नेबल। जैसे पानी की बोतल आती है बेटा, बिस्लरी की बच्चों। क्लियर? क्या वो कंटेनर रिटर्नेबल है क्या बच्चा? नहीं, हमेशा ऐड करना बेटा वैल्यू में। पर अगर यही कंटेनर रिटर्नेबल होता तो वैल्यू में ऐड नहीं करते। इसका जो डिपॉजिट आपने पे किया दैट इज रिफंडेबल डिपॉजिट बच्चों। हाँ है ना सर? यस सर। सर पैकिंग चार्जेस, सर पैकिंग चार्ज हमेशा ऐड करना है, भले ही प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी पैकिंग हो, स्पेशल पैकिंग हो, वेरी वेरी स्पेशल पैकिंग हो, ड्यूरेबल पैकिंग हो, नॉन ड्यूरेबल पैकिंग हो, वी डोंट केयर, हमेशा ऐड करना है पैकिंग चार्ज बच्चों, ठीक है? यस सर। मटेरियल्स, टूल्स, मोल्ड्स, डाइज, सप्लाईज फ्रॉम इंडिया। इधर ध्यान, मान लो, अच्छा समझ नहीं, मान लो मैंने क्या इंपोर्ट किया बेटा? मार्कर्स। अब मार्कर इंपोर्ट करने के लिए मैंने उस एक्सपोर्टर को बोला कि प्लास्टिक की क्वालिटी मेरे को 1 नंबर चाहिए। हाँ है ना भाई? पर प्लास्टिक की क्वालिटी उसके यहाँ पे 1 नंबर की नहीं मिलती थी। मैंने कहा ठीक है प्लास्टिक में भेजता हूं तेरे को, चल। क्लियर? तो सर पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 50 लाख रुपए का। कितने का बच्चा? 50 लाख में वो मार्कर मेरे को भेजता बेटा। फिर मैंने कहा 10 लाख के मार्कर के लिए 10 लाख के प्लास्टिक काम आ गए। अब मैं तेरे को रिमेनिंग कितना भेजूंगा साहब? 40 लाख ही भेजूंगा। मैंने क्या किया? 10 लाख के रॉ मटेरियल या मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर दिए। अल्टीमेटली इंपोर्ट क्या हुआ है? मार्कर की वैल्यू कितनी है? 40 लाख की है क्या बच्चा? क्या 40 लाख इज द सोल कंसिडरेशन? नो। 40 के अलावा मैंने क्या पे किया बेटा? 10 लाख के रॉ मटेरियल्स बच्चों। हाँ है ना भाई? तो अगर कोई मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए तो उसकी भी फेयर वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी बेटा। हाँ है ना बेटा? पर यही अगर मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सर्स मैंने कंसेशनल रेट पे सप्लाई किए होते, फॉर एग्जांपल 10 लाख के प्लास्टिक थे, मैंने 2 लाख में सप्लाई किए होते, तो उसने मेरे को 40 लाख का बिल लिखा, 42 लाख का बिल लिखा होता बेटा मेरे को। 8 लाख का जो डिस्काउंट दिया वो भी तो वैल्यू का पार्ट बनना चाहिए ना यार। क्लियर? तो अगर कंसेशनल रेट पे सप्लाई किया तो कंसेशन का अमाउंट जो होगा वो वैल्यू में ऐड कर देंगे। अल्टीमेटली 50 लाख शुड बी द वैल्यू बच्चों। हाँ है ना भाई? मतलब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोला बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सर या रॉ मटेरियल सप्लाई किया आपने तो पूरी की पूरी कॉस्ट ऐड कर दो। कंसेशन कॉस्ट पे सप्लाई किया तो कंसेशन जो दिया वो ऐड कर दो, सो दैट हम आउटपुट गुड्स जो है आपका, जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया है उसकी फेयर वैल्यू पर आ पाए बेटा। क्लियर? ठीक सर। सर फिर आता है क्या, मान लो आपने सर कोई गुड्स है, जैसे ये पेंसिल। अब पेंसिल का डिजाइन क्या होना चाहिए बच्चा?
शेप क्या होना चाहिए, इसमें फीचर्स क्या क्या होना चाहिए बेटा, इस सब पे मेरे R&D कराया, क्या कराया मैंने बेटा, R&D, डिजाइन कराया, डेवलप कराया है ना सर, उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज कराई बेटा, आर्ट वर्क, अरे यस है नो सर। अब सर इसके लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अब ये क्या होता है बेटा, ये हेवी कॉस्ट होता है बच्चों, तो यहां बेनिफिट दिया है, क्या दिया बेटा, कि अगर आपने इसको इंकर किया इंडिया में ही, कहां इंकर किया बेटा, और इंडिया से ही ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क सप्लाई किया, तो उसको वैल्यू में ऐड ही नहीं करने का बेटा। पर अगर यही ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क आउट ऑफ इंडिया इंकर कराया है तो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। तो यहां बेनिफिट दिया बेटा कि आर्ट वर्क आपने इंडिया में कराया, ड्राइंग डिजाइन वगैरह इंडिया में बनवाई, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का बेटा। क्लियर, ठीक सर। सर आइए, रॉयल्टी, रॉयल्टी फॉर इंपोर्टेड गुड्स बेटा। एक मिनट, अब तक क्या क्या पढ़ा है मैं बता दूं एक बार वापस से बेटा। ऑप्शनल एडिशन में क्या क्या है सुनो ध्यान से बेटा विनीत भाई, इधर उधर उधर नहीं बेटा कसम। ऑप्शनल एडिशन में क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहला सर कमीशन या ब्रोकरेज पे टू द एजेंट हमेशा ऐड करना है एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। पैकिंग चार्जेस, आवाज नहीं आ रही होए, प्राइमरी सेकेंडरी स्पेशली ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सारा ऐड करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अगर रिटर्नेबल है तो ऐड नहीं करना है, नॉन रिटर्नेबल तो ऐड करना है। अरे हाँ है ना भाई, सर कोई रॉ मटेरियल मोल्ड्स डाइज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने इंडिया से बाहर भेजे थे बेटा उस गुड्स को बनाने के लिए, तो उसकी पूरी कॉस्ट ऐड करनी है। कंसेशनल रेट पे सप्लाई किया था तो जो कंसेशन दिया वो ऐड करना है बेटा। क्लियर। पर ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क अगर इंडिया में करवा तो उसको वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, उसकी जो कॉस्ट थी वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। पर यही ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंजीनियरिंग वर्क आउट ऑफ इंडिया कराया था तो वैल्यू में ऐड कर देंगे। या इंडिया वाली गुड्स को फायदा दिया बच्चा, इंडिया वाली ड्राइंग डिजाइन वाली गुड्स को फायदा दिया बच्चों। क्लियर। एंड सर नेक्स्ट है क्या, रॉयल्टी विच इज पेड फॉर इंपोर्टेड गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया। इधर ध्यान, मान लो पता है आपने क्या किया, आपने कोई दवाई इंपोर्ट करी बेटा, मेडिसिन हूं करो रे। मान लो आउट ऑफ इंडिया जो मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर था उससे आपने जो मेडिसिन इंपोर्ट करी उसने ओवर एंड अबाउट द प्राइस आपसे रॉयल्टी भी चार्ज किया। उस दवाई का उसने पेटेंट करा रखा था बेटा, उसकी पेटेंटेड गुड्स आप यूज कर रहे हो तो इसके एक सर्टेन रॉयल्टी और चाहिए बेटा, तो उसने रॉयल्टी या लाइसेंस फी नाम से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज और ले लिए। क्लियर। कॉपीराइट ऑर्डर का है, पेटेंट ऑर्डर का है बेटा, हाँ है ना भाई, तो उसके लिए रॉयल्टी है, ड्राइंग चार्ज रॉयल्टी है, लाइसेंस फी उसने ओ ले लिया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। तो एनी अमाउंट विच इज पेड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, क्या बोला सर, एनी अमाउंट विच इज पेड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया। उसने बोला था कि मशीन या दवाई मैं आपको इंडिया में भेजूंगा पर कंडीशन क्या है, आपको ओवर एंड अबाउट द प्राइस मेरे को रॉयल्टी भी पे करना पड़ेगा, तो वो एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया आपने पे किया बेटा, तो आपको वो रॉयल्टी भी वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। कई बार पता है क्या होता है बेटा, ये रॉयल्टी का अमाउंट आप ऑन द स्पॉट पे नहीं करते हो, बाद में पे करते हो बेटा। कैसे, आपने दवाई इंपोर्ट कर ली 1 CR में बेटा, फिर बोला क्या जितने में बेचूंगा उसका 10% रॉयल्टी और दूंगा बेटा मैं, तो जब आप बेचोगे तो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी क्या है बेटा, ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी मतलब इंपोर्ट करने के बाद की एक्टिविटी बेटा। क्लियर। पर उसके लिए आपने जो कमीशन पे किया, उसको रॉयल्टी पे किया, लाइसेंस फी पे किया, वो भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा अगर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। क्या बोला सर, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ये कंडीशन थी कि सर रॉयल्टी दोगे तो ही मैं सेल करूंगा बेटा। तो एनी एक्सपेंस ध्यान देना बेटा, इंपोर्ट करने के बाद अगर इंकर किया, जैसे आपके यहां मैंने मशीन भेजी बेटा, मैं आउट ऑफ इंडिया आप इंडिया में बेटा, मैंने मशीन आपको भेजी पर उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस बेटा, क्या बेटा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो क्या है बेटा, कस्टम क्लियरेंस की बात का क्वेश्चन ना रहे होशियारी। क्लियर। वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। पर सर जब आपको मैंने मशीन का डील किया था बेटा मैंने आपसे, तभी बोला था क्या, आपने मुझे बोला था क्या मेरे को इंस्टॉल करके चाहिए मशीन बेटा, तो अगर एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया मैंने कोई खर्चा इंकर किया है और आपसे रिकवरी किया है या आपने डायरेक्ट इंकर कर दिया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्लियर। अदरवाइज पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनती है। तो सर वापस रिपीट करता हूं, इस पॉइंट के साथ में मैंने दूसरा पॉइंट एक बता दिया बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, एनी अमाउंट विच इज पेड एज अ रॉयल्टी या लाइसेंस फी एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया वो हमेशा वैल्यू का पार्ट बनेगा। पर ध्यान देना बेटा, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। पर सर एक्सेप्ट अगर एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया
ये लाइन मिलेगी बेटा, ये वर्ड्स मिलेंगे, एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया। ये वर्ड्स हमेशा मिलेंगे बेटा आपको, नहीं मिले तो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी कभी भी ऐड मत करना बेटा। क्लियर? तो रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया वैल्यू का पार्ट बनेगा। पर अगर आपने इसके अलावा कोई भी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी इंकर किया तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। पर इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस, जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया बेटा, ये आपने पे किया, नॉर्मली लिखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। पर इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया तो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। चलिए मैं रॉयल्टी की बात वापस कर लेता बेटा। एक बात और, मान लो आपने मेडिसिन इंपोर्ट करी बेटा। क्या इंपोर्ट करी बेटा आपने? मेडिसिन। तो उसके लिए आपने रॉयल्टी जो पे किया है वो वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा। पर सर मान लो आपने मेडिसिन इंपोर्ट नहीं करी बेटा, आपने दवाई बनाने का फॉर्मूला इंपोर्ट कर लिया बच्चा, आपने राइट टू रिप्रोड्यूस इंपोर्ट कर लिया। क्या इंपोर्ट कर लिया बेटा? अगर आपने राइट टू रिप्रोड्यूस कर लिया तो आप मुझे बताओ क्या कोई मेडिसिन इंपोर्ट हुई क्या बेटा अभी? तो ऐसे केस में वैल्यू की बात आएगी नहीं, ऐसे केस में इसको वैल्यू में इंक्लूड करने की बात आएगी नहीं। कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं हुआ बेटा, है ना भाई? तो बोला क्या, राइट टू रिप्रोड्यूस अगर आपने इंपोर्ट कर लिया तो ऐसे केस में वैल्यू में इंक्लूड करने की बात नहीं आएगी। अदरवाइज हमेशा एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया रॉयल्टी या लाइसेंस फी वैल्यू का पार्ट बनेगा अगर आपने अलग से पे किया तो बच्चों। ठीक है, चलिए सर खत्म। एक और पॉइंट क्या है, एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स, मतलब आपने कोई गुड्स बेचा और उस एक्सपोर्टर ने बोला था कि जब तू बेचेगा उसका 10% मेरे को और चाहिए पैसा बेटा, नोट एज अ रॉयल्टी। पर सर आपने 10 करोड़ में मशीन इंपोर्ट करी आगे रीसेल करने के लिए, उस एक्सपोर्टर ने बोला था तेरे को 20 करोड़ में की मशीन, देखना मैं कह रहा हूं, बोले 20 करोड़ में की तो मैं तो 10% और दूंगा। ऐसी कंडीशन बेटा मान लो। क्लियर? तो एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स क्या बोला सर, भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और उसको वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? और लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है क्या, एनी अदर अमाउंट विच इज पेबल बाय द इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, मतलब कुल मिलाकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी पे कर रहा है उसको वैल्यू का पार्ट बनेगा। अगर बिफोर इंपोर्टेशन की रिलेटेड कोई भी कॉस्ट थी बेटा, वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा। भारत माता की जय। ये पॉइंट खत्म होता है। अब अभी तो ध्यान दो, ये सारे एडिशन क्या बेटा, ऑप्शनल एडिशन। क्या है बच्चों? ऑप्शनल एडिशंस। ये ऐड तभी करने जब इंकर किए, नहीं इंकर किए तो ऐड नहीं करना। क्वेश्चन आपको देगा बेटा ये, पर फ्रेट और इंश्योरेंस नहीं दिया तो भी कंपलसरी एडिशन, इसलिए वहां 20%, 1.5, 1.125% दे रखे बच्चों आपको। हाँ है ना मालिक? ठीक, पक्का। चलिए एक बात और, अगर चलो एक बात और तो क्या बताऊं मैं आपको, समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? ये बताओ मुझे, तो आवाज नहीं आ रही सर। चलिए एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए बेटा, तो मैं आपको एक बार वापस पॉइंट सारा बोल दूं क्या बेटा, एक बार जो बोले मैंने? ठीक है, जो अभी भी आए वो बोल रहे बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलना ही चाहिए आपको, ऐसा क्या बात कर रहे हो आप? यस सर। सर मान लो, सुना सुना बच्चों ध्यान से, पढ़ो भाई, सुना बात को ध्यान से बेटा। गुड सर। यस, मैं बोल रहा था एक मिनट और बताना, मैंने कहा पूछना दो फिर बताऊंगा मैं आपको। सरकार पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज क्या बोला सर, वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। पर एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया अगर आपने कोई चार्जेस इंकर किए, जैसे आपने रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे किया या सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड का कोई पार्ट आपने पे किया, वो सब वैल्यू का पार्ट बनता है। बट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये पे करना कि नहीं करना, मतलब पे करना है तो पता है पर कितना पे करना है नहीं पता बेटा आपको, तो प्रोविजनल असेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोविजनल असेसमेंट हो जाएगा और उसके बाद में फाइनल असेसमेंट कर देंगे बच्चों। क्लियर? इस तरह के ऑप्शन है लो के अंदर बेटा। ओके चलिए इधर ध्यान। सर अब हमने जो आज पढ़ा वापस बोल रहा बेटा मैं, तो मालिक सुनना प्रणव भाई, आज जो पढ़ा वापस बोल रहा बेटा मैं, सारे एक्सपेंस जो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करने के लिए इंकर किए वो वैल्यू में इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने, उसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा हम। सर कंपलसरी एडिशन की बात हमने कल कर ली, अब बात करूंगी इसकी ऑप्शनल एडिशन की। ऑप्शनल एडिशन बोलता है क्या, अरे ऑप्शनल एडिशन क्या बोलता है मालिक, कि सर अगर ये एक्सपेंस इंकर किए तो इंक्लूड करना है, ये एक्सपेंस इंकर नहीं किया तो इंक्लूड नहीं करना। मंगेश भैया, सर अगर ये एक्सपेंस इंकर नहीं किया तो इंक्लूड नहीं करना, अदरवाइज इंक्लूड करना है। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस? फर्स्ट सर कमीशन या ब्रोकरेज पे टू दी एजेंट,
एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, हमेशा ऐड करना, भले फॉरेन एजेंट को पे किया या इंडियन एजेंट को पे किया, फॉरेन करेंसी में पे किया या आईएनआर में पे किया, वी डोंट केयर। सेकंड, सर पैकिंग चार्जेस हमेशा ऐड करना है। सर कॉस्ट ऑफ कंटेनर अगर रिटर्नेबल है तो ऐड नहीं करना है, नॉन रिटर्नेबल है तो कॉस्ट का पार्ट बनने का मतलब वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। कोई रॉ मटेरियल मोल्ड्स डाइज वगैरह अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ इंडिया सप्लाई किया तो उसकी फेयर वैल्यू ऐड करने की, अगर कंसेशनल रेट पे सप्लाई किया तो जो कंसेशन दे वो ऐड करने का। सर कोई ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क इंजीनियरिंग वर्क आपने इंडिया से सप्लाई किया तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, पर अगर आपने वही ड्राइंग डिजाइन आउट ऑफ इंडिया करके की होती बनवाई होती उसका जो चार्जेस था वो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। पर सर ध्यान देना बेटा, कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया उसके लिए आपने रॉयल्टी पे किया एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया तो रॉयल्टी भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, पर राइट टू रिप्रोड्यूस परचेज कर लिया वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। सर आपने सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड का कोई पार्ट पे किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। एंड एनी अदर अमाउंट विच इज पेड बाय द इंपोर्टर डायरेक्टली टू द इंपोर्टर या डायरेक्टली टू द एक्सपोर्टर या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, ये सारे अमाउंट ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर? पर ध्यान देना बेटा, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी क्या बोला सर के लिए जो चार्जेस पे किए वो कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, एक्सेप्ट अगर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी आपने पे किया एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, जैसे रॉयल्टी या लाइसेंस फीस द बेस्ट एग्जांपल बेटा, हाँ ना भाई। अच्छा, जब तक ये वर्ड यूज नहीं करे और केवल ये लिखा है क्वेश्चन ने क्या, चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी, बस तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का, और इंक्लूड किया हो तो क्या करने का, एक्सक्लूड करने का बच्चा। इसी के साथ भारत माता की जय। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। चलिए समझ में आएगा बेटा आपको? बहुत ही अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते बेटा हम। सर ओ मालिक, आई नीड द आंसर इन राइटिंग। वैल्यू लिख दो या मैं लिखता हूं अच्छे से, और क्या प्राइस, प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स कितना है, 1 लाख। सर ए होशियारी, एसी का रिमोट जहां भी हो बेटा जैनम भाई को पहुंचाए बेटा। एसी का रिमोट मिला बेटा? एसी का रिमोट लास्ट में है क्या? नहीं है। चलिए आ रहा है। एयर इंश्योरेंस, कमीशन पे टू द एजेंट, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन प्राइस अबव। क्लियर? 7,000 बेटा। फिर और क्या लिखे, चलो चलो ठीक है, बहुत है इतना। डू असेसमेंट, इग्नोर 37 और 39 बच्चा। आई नीड आंसर इन राइटिंग। ठीक है, क्वेश्चन को भी नहीं करोगे चल जाएगा बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे बुक के अंदर बेटा मैंने। ठीक है, आप तो आंसर निकालिए रफ में बेटा। आई नीड आंसर इन राइटिंग। हाँ जी मालिक, अरे हो गया क्या? यस सर, बताइए।
यस सर, आंसर आया क्या? पता है इस क्वेश्चन में एक तकलीफ आती है जो मैंने आपको बताया नहीं बेटा। सर इस क्वेश्चन में जब आपने क्वेश्चन देखा होगा, देखते ही लगा होगा बहुत इजी है, सब ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना सब आपको पता बेटा। क्लियर? जैसे सोल्व करने लगे होंगे एक जगह हाथ रुक जाता है बेटा कि ऐड तो करना है पर कहां ऐड करना है। ये सब पैकिंग चार्ज, कमीशन वगैरह, ये एफओबी का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन बेटा। ये मैंने बताया नहीं जानबूझ के बेटा आपको, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान रहे बेटा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अब सुनना बात को ध्यान से। मालिक, प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है? इसमें ऐड क्या करना है पता है? सबसे पहले ध्यान रखना सर, जो भी ऑप्शनल एडिशंस थे या पोस्ट इंपोर्टेशन की एक्टिविटीज के चार्जेस थे, उनका जो एडजस्टमेंट करना है प्राइस में कर लेना बेटा। उसके बाद जो प्राइस आएगा वो क्या होगा बेटा? एफओबी। और उसके बाद दो एडजस्टमेंट बचेंगे, कौन से बेटा? इंश्योरेंस और फ्रेट वाले बेटा। क्लियर? सर तो क्या करने का सबसे पहले? सर कमीशन 5000 ऐड करने का, फिर पैकिंग चार्ज 2000 ऐड करने का, फिर वो तो बाय लग के आंसर आपका सही आ गया होगा बेटा, क्योंकि अमाउंट मैंने क्या दे रखा था पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी वाला, सेम। चलो ये अगर ऐसा करो आप, रुको, ये 4000 बेटा, ठीक है। ये अगर 4000 होता तो क्या होता बेटा? ये 4000 आप एक्सक्लूड करते बेटा, क्योंकि वैल्यू में ऑलरेडी क्या किया हुआ है बेटा? इंक्लूड किया हुआ है। पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस कभी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होते, क्या करने के बेटा? एक्सक्लूड। ठीक है, अब बताइए प्राइस क्या है बेटा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एफओबी या रिवाइज्ड एफओबी या एडजस्टेड एफओबी, जो भी लिखना लिख देना बेटा। क्लियर? अब क्या बचा आपका? केवल इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस बेटा? दे रखा एक्चुअल, एक्चुअल। और सर फ्रेट नहीं दे रखा बेटा, कितना? 20% कितना होता है? 20,600। क्लियर? 126,600 is your CIF value on which custom will be charged, and this is what is called assessable value बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। तो सर ध्यान देना बेटा, एक जो बात मैंने आपको जानबूझ के नहीं बोली ताकि आपको ध्यान रहे, वो क्या है कि जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं सब एफओबी से पहले कर देना बेटा। अब मैं तो कह रहा हूं भले यहाँ पे प्राइस की जगह एफओबी लिखा था बेटा, क्या लिखा था बेटा? एफओबी। ये एफओबी बिफोर एडजस्टमेंट बेटा। यहां पे जो नया एफओबी आएगा आपका, ये रिवाइज्ड एफओबी लिख दो आप यहाँ पे। क्लियर? या एडजस्टेड एफओबी लिख दो, जो लिखना लिख दो बेटा। बाकी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन एफओबी ये माना जाएगा कस्टम के लिए बेटा। क्लियर? समझा मेरी बात? अरे हाँ है ना मालिक? यस। तो सर ये आपका आ गया क्या? एफओबी, एयर इंश्योरेंस, कमीशन, पैकिंग चार्जेस, ये सब कुछ क्या करना है बेटा? ऐड करना है। कहां ऐड करना है शायद समझ में आ गया बच्चा आपको? यस या नो? जो एडजस्टमेंट करना है कहां करना है? एफओबी में। रिवाइज्ड एफओबी आएगा, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद जो एफओबी आएगा उसके बेस पे इंश्योरेंस और फ्रेट कैलकुलेट करने का बेटा आपको। तो 20% किसका? वो रिवाइज्ड एफओबी का बेटा। 1.125% किसका बेटा? रिवाइज्ड एफओबी का, अगर इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो बच्चा। ठीक है? पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस भी वहीं पे एडजस्ट कर लेना बच्चा आप लोग। ठीक है मालिक? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का? डन। तो सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ये भी बात मैंने यहाँ पे लिखी बेटा। ठीक है? यस। और ये मैंने जो पे एग्जांपल दिया वो यहाँ पे भी लिख रखा बेटा मैंने। ये देखिए, रिवाइज्ड या एडजस्टेड एफओबी बेटा। ओके बच्चों? क्लियर? सारे मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिए। क्या? ऑप्शनल एडिशन ऐड करना है, पोस्ट इंपोर्टेशन की एक्टिविटी के चार्जेस लेस करने बेटा, उसके बाद रिवाइज्ड एफओबी जाएगा, उसमें केवल इंश्योरेंस और फ्रेट ही बचेगा बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? डन। अच्छा सुनो सर, ध्यान देना बच्चों, जितने भी एडिशन की हमने बात करी ये सब वैल्यू में जो इंक्लूड करना है बेटा। हाँ है ना भाई? सर दीज आर टू बी पेबल बाय द इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर एंड विल बी इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिफाइबल डेटा बेटा। भाई पता होना चाहिए कि एजेंट को कमीशन पे किया, नहीं तो फिर ऐड नहीं करने का बेटा। हाँ है ना मालिक? ठीक। सर रूल नंबर 10 से रूल नंबर 4 बोलता है क्या कि जो हमने ऊपर पढ़ा रूल नंबर 10 में, इसके अलावा कोई भी कॉस्ट वैल्यू में ऐड नहीं होगी।
जो ऊपर बताया उस अकॉर्डिंग ऐड होगी, जबरदस्ती ऐड नहीं करने का बेटा। हाँ है ना भाई? यस सर। कोई खास बात? यस सर बोलिए। क्या है? हाँ, कंसेशन जो दे वो ऐड करेंगे सो दैट फेयर वैल्यू पे आप आए हो बेटा। सर जब आपने बाहर भेजा था तो उसको एक्सपोर्ट मान लेंगे बेटा। फॉरेन करेंसी आ रहा है बाहर से बेटा, तो फिर, पर हाँ फिर भी वो परमानेंटली क्या है, मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि वो एक अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो प्राइस का पार्ट बन रहा है, मिलेगा बेटा उसमें, एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएंगे आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यस सर, इधर ध्यान। ओ मालिक, ये क्या था बेटा आपका? एडिशंस इन द वैल्यू, ऑप्शनल एडिशन एंड कंपलसरी एडिशंस बच्चों, इधर ध्यान। अब एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट। क्या सर? बड़ा ही सुंदर पॉइंट पढ़ा दूं क्या मैं आपको बेटा? यार आवाज नहीं आ रही हुई, पता है आपको? इसी के साथ वैल्यूएशन खत्म होता है। अब 90% काम हो गया है बेटा, अभी मुझे चैप्टर शुरू करना बाकी है, पर वो जो अब हम पढ़ेंगे वो क्या है, 10% ही है बेटा। टाइम हो सकता है उसमें ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, पर वो 90% काम हो गया बेटा वैल्यूएशन का। क्या टफ है क्या बेटा? कभी बताओ मुझे आप। बस एक पॉइंट और पढ़ लो बेटा, फिर तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बेटा। इधर ध्यान सर, इधर इधर नजर, इधर एक बात और, मैंने टेबल दे रखा है। यस, मान लो सर, सर इधर ध्यान, नहीं काम करो, चलो बोल ही देता हूं, ठीक है ठीक है। इधर ध्यान, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, क्या किया बेटा आपने? बच्चों इंपोर्ट करने में क्या लगता है बेटा? कस्टम्स। अरे इंपोर्टेंट, यहां पे लिखा है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स में नोटेड बेटा, ठीक है, एंड दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम का हर क्वेश्चन इसके बिना बन नहीं सकता बेटा। ठीक है, यस सर। अच्छा सुनो ना, ओ भाई इतना लोड मत लो, अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा बेटा आपको, फिर तो इंपॉर्टेंट हो या नॉन इंपॉर्टेंट हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं बच्चा। इधर इधर ऐसा फिट करूंगा दिमाग खराब बेटा। मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, हूं तो कर ही नहीं रहे बेटा लोग यार, तो उस पर कस्टम ड्यूटी की रेट किस दिन की लेंगे बेटा? पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको बेटा। रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू किस दिन का होता है बेटा? कस्टम ड्यूटी के लिए। कस्टम चार्ज क्यों टू इक्वलाइज, किस दिन इक्वलाइज? डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में कब जाएगा बेटा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, और इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल, अराइवल ऑफ द व्हीकल और एयरक्राफ्ट, या ग्रांट ऑफ एंट्री या बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन विच एवर इज लेटर, उसमें एंट्री इनवर्ड नहीं होता बेटा। हाँ है ना भाई? अरे यस नो? पक्का? ठीक सर। और यही अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो बच्चा, जिस दिन आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला बेटा कि जा कबूतर जा, परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन विच इज कॉल्ड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 15 जब मिला बेटा, सेक्शन नंबर 51 सॉरी, सेक्शन नंबर 51 में ये ऑर्डर पास होता है बच्चों। क्लियर? जिस दिन वो ऑर्डर मिला दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी बेटा। क्लियर? अच्छा ये क्या लिखा था बेटा? सेक्शन नंबर 15 और 16 में लिखा था, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए एक बात और, अरे एक बात और दिल में बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? ए मान लो तुमने जो गुड्स इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया वो $1 में किया बेटा, किसने बेटा? तो क्या $1 के हिसाब से डॉलर में कस्टम पे कर दोगे ये बेटा? है सानिध्य? डॉलर में कभी भी कस्टम पे नहीं होता, किसमें पे होगा बेटा? INR में। सो यू नीड टू कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी। डॉलर तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हो सकता येन हो सकता पाउंड हो बेटा। सर मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, जो उसका क्वेश्चन में वैल्यूएशन दे रखा है वो फॉरेन करेंसी में दे रखा है बेटा, यू नीड टू कन्वर्ट द करेंसी इनटू INR। हाँ है ना भाई? पहले बात करूंगा किसकी? इंपोर्ट की, फिर बात करूंगा किसकी? एक्सपोर्ट की। तो सुनना, अब रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा? RBI रेफरेंस रेट, या जिस बैंक से आप डील करते हो उस बैंक का रेट ऑफ एक्सचेंज? आवाज नहीं आ रही ओए?
इनमें से कोई भी नहीं बेटा। सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा बेटा? सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या होता है बच्चों? सीबीआईसी क्या करता है? कस्टम्स वैल्यूएशन के पर्पस के लिए अलग से नोटिफिकेशन इश्यू करता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज ये रहेगा बेटा। और पता है सीबीआईसी मार्केट कंडीशन को देखते हुए रेट ऑफ एक्सचेंज को टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी करता रहता है बेटा। तो मॉडिफाई किया तो हमारे लिए रिलेवेंट डेट कौन सा होगा रेट ऑफ एक्सचेंज का बेटा? इधर ध्यान, यहां ध्यान देना, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, वैल्यू की रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ ड्यूटी की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा। यहां बोला है क्या? जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी बस उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। भले वो बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउसिंग वाली हो या होम कंजम्पशन वाली हो, भले वेसल या एयरक्राफ्ट आया था या नहीं आया था, आपने एडवांस में फाइल करी लेट फाइल करी, वी डोंट केयर। जिस दिन हमने क्या फाइल किया बेटा? जिस दिन हमने क्या फाइल किया बेटा? बिल ऑफ एंट्री, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। पर रेट ऑफ ड्यूटी कब का बेटा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। क्लियर? पर हां यही अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट में क्या फाइल करते हो बेटा? शिपिंग बिल, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी बेटा। अच्छा व्हीकल से अगर आपने एक्सपोर्ट किया, कहां से एक्सपोर्ट किया बेटा? व्हीकल के थ्रू अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो उसमें शिपिंग बिल नहीं बोलते, उस डॉक्यूमेंट को बोलते क्या? बिल ऑफ एक्सपोर्ट। क्या बोलते बच्चा उसको? तो एक्सपोर्ट किया अगर आपने थ्रू गुड्स बाहर भेजा, थ्रू वेसल या एयरक्राफ्ट तो शिपिंग बिल, थ्रू व्हीकल भेजा तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट। हाँ है ना भाई? तो डेट ऑफ फाइलिंग द शिपिंग बिल ऑफ और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू बेटा। भारत सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। हाँ है ना मालिक? किसका रेट ऑफ एक्सचेंज? सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज बच्चों। हाँ है ना भाई? डन, पॉइंट खत्म होता है। अब इधर नजर एक बार, मैं चारों पॉइंट वापस बोल दूं बेटा। मैं एक बार पहले बात करूं किसकी बेटा? एक्सपोर्ट की। उधर नहीं कसम। एक्सपोर्ट में रेट ऑफ एक्सचेंज कब का? पहले तो सीबीआईसी वाला कब का? जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया, फिर शिपिंग बिल को उन्होंने असेस किया होगा, चेक किया होगा, फिर उन्होंने ऑर्डर पास किया होगा, जा कबूतर जा। तो सेक्शन में 50 में तो क्या होता है बेटा? शिपिंग बिल फाइल होता है बेटा। और 51 में क्या होता है बेटा? फिर परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिलती है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बेटा। तो जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। जिस दिन आपको परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू बेटा। हाँ है ना भाई? अच्छा इंपोर्ट की बात करूं तो जिस दिन हमने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, भले वो होम कंजम्पशन हो या वेयर हाउसिंग हो, से फर्क नहीं पड़ता, भले वेसल या एयरक्राफ्ट आया या नहीं आया, एंट्री इनवर्ड मिला नहीं मिला, वी डोंट केयर बेटा। क्लियर? पर सर यही रेट ऑफ ड्यूटी की बात करूं बेटा मैं, तो जिस दिन सर जिस दिन गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में गया, कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा? टू इक्वलाइज बच्चा। किस दिन इक्वलाइज? जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। कब जाएगा बेटा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड या अराइवल ऑफ द व्हीकल या एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर। भारत माता की जय। कोई खास बात? कोई टफ बात नहीं? अच्छा पर मैंने ये दोनों साथ में इसलिए दी बेटा आपको ताकि याद हो जाए बेटा आपको ये। ठीक है सर? एंड सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन मतलब ये वैल्यूएशन के क्वेश्चन का पार्ट बनता ही बनता है बेटा। इनके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बेटा आपका। क्लियर? आवाज नहीं आ रही हुई? यस पक्का डन। तो सर इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे खत्म होता है। अब सर आइए बच्चों, सर अब हम शुरू करते हैं क्या? वैल्यूएशन। सर सेक्शन 14 से हम शुरू करते हैं बेटा, जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है बेटा। ठीक है? तो सर वैल्यूएशन पढ़ाने का अप्रोच समझ में आया बेटा मेरा आपको? अच्छा मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि 90% क्वेश्चन इससे बनते बेटा, मैंने ये इसलिए पढ़ा कि इससे ही आपका विजन क्लियर होगा बेटा। क्लियर? कि सर 90% सॉरी सर आपने जैसे इंपोर्ट किया तो कस्टम पोर्ट तक का कॉस्ट बेटा, मतलब उसमें फ्रेट भी आएगा, इंश्योरेंस भी आएगा, सब ऐड करना पड़ता है। ये सब आपको आना चाहिए बेटा, उसके बाद हम वैल्यू के दूसरे रूल्स पढ़ेंगे तो मजा आएगा बेटा आपको। क्लियर? आइए बच्चों शुरू करते हैं क्या? वैल्यू ऑफ गुड्स। सर ध्यान मेरी तरफ बेटा। सरकार मान लो, अब बुक्स में ध्यान नहीं बेटा, बुक्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं, ध्यान पूरा मेरी तरफ। ओ मालिक ध्यान देना। इन केस ऑफ कस्ट, चलो एक
एक पॉइंट दिमाग में आ ही गया, दिल में तो बोल ही देता मैं आपको यार। जैसे पता है कल हमने बात करी थी सेट ऑफ आर्टिकल्स इंपोर्ट किए बेटा। आपने कोई कार इंपोर्ट करी, साथ में एक टायर इंपोर्ट किया बेटा। वो टायर एसेंशियल क्वांटिटी में था बच्चा, हाँ है ना भाई। तो अगर कोई पार्ट्स और एक्सेसरीज अगर आपने इंपोर्ट किया और उसके लिए अलग से कॉस्ट नहीं दे रखा बेटा, तो वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा वो। पर रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा बच्चा? उसको मेन गुड्स में क्लासिफाई करेंगे अगर वो पार्ट्स और एक्सेसरीज एसेंशियल क्वांटिटी में थी तो बेटा। पर अगर वो एडिशनल क्वांटिटी में थी तो उसको सेपरेट गुड्स मानेंगे और हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई। तो सुनो, एक मैंने क्वेश्चन ये भी दे रखा है बेटा वैल्यूएशन में कि प्राइस ऑफ द मशीनरी रुपीज 10 lakhs, इट इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर एक्सेसरीज वर्थ रुपीज 50,000 बेटा। और लास्ट में अच्छा ये सारे फ्रेट वगैरह ये सारे खर्चे भी दे दिए मैंने बेटा, ऑप्शनल एडिशन वगैरह सब कुछ दे दिया बच्चों। और लास्ट में दे दिया क्या सर, रेट ऑफ ड्यूटी ऑन एक्सेसरीज था 10%, रेट ऑफ ड्यूटी ऑन मशीन था कितना 8% बेटा। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है इसमें, नॉर्मल वैल्यूएशन के सहारे हमने जो रूल पढ़े बेटा उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो एडिशन थे वो सब ऐड करने के बच्चा। फिर जो अमाउंट आएगा लास्ट में वैल्यू वगैरह सब निकाल दो बेटा। रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा बेटा? क्वेश्चन आता है क्या सर? एक्सेसरीज जो इंपोर्ट करी वो क्या थी? इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये एसेंशियल क्वांटिटी में थी कि एडिशनल क्वांटिटी में थी बेटा। तो आपको हमेशा क्या अज्यूम करना है? एसेंशियल क्वांटिटी में थी बेटा, हाँ है ना। और एसेंशियल क्वांटिटी में थी तो मेन गुड्स जो है बेटा उसी में क्लासिफाई करेंगे, मतलब भूल जाएंगे कि एक्सेसरीज भी इंपोर्ट करी बेटा। और मशीन की रेट जो 8% थी वही लगेगी बेटा, हाँ है ना भाई। तो पता है आपने कॉन्सेप्ट जो आगे पढ़े, जरूरी नहीं कि सर उसका अलग से क्वेश्चन बने, हो सकता है किसी और क्वेश्चन मर्ज करके पूछ ले बेटा। ये लोग अपना माइंड एक्टिव होना चाहिए बस, क्लियर? और आपको याद आएगी हर एक चीज, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट का एग्जांपल आपको दिया है बेटा, हाँ है ना मालिक। आइए सर सेक्शन 14 की बात कर लेते हैं हम। सेक्शन 14 इज रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर कस्टम्स। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या सर? योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्या बोला सर? मतलब जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ है, इंपोर्ट हुआ है बेटा या एक्सपोर्ट हुआ है, योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। क्या आपने की पढ़ा क्या सेम लाइन बेटा? कहां पे? जीएसटी में याद आया बेटा आपको? यही से उठा के वहां लिखा है बेटा, क्लियर? सर जीएसटी जो बनाया बेटा एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट और कस्टम्स का एक्सपीरियंस यूज करके फिर वहां लिखिए बेटा प्रोविजंस, क्लियर सर? पर सेक्शन 14 में एक बात और लिखी है, योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू इज सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन रूल्स, हाँ ना भाई। इसलिए तो हमने वैल्यूएशन रूल्स के रूल नंबर 10 पहले पढ़ लिया बेटा कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू में ये सब भी ऐड करना है बेटा, हाँ ना भाई। यस, सेकंड इधर उधर नहीं कसम बेटा। सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 रोहित भाई ये बोला है क्या? सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है, क्यों चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई करके उनका टैरिफ वैल्यू फिक्स कर सकते हैं बेटा। क्या फिक्स कर देंगे? टैरिफ वैल्यू। और अगर टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो टैरिफ वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू मानना है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू बेटा। मतलब जैसे कुछ ऑयल है बेटा, उनके गवर्नमेंट ने वैल्यू फिक्स कर दिया बेटा कि पर मेट्रिक टन इसका वैल्यू रहेगा मान लो XYZ अमाउंट बेटा, 1,000 रुपए मान लो सर, या $1,000 मान लो सर, क्लियर? अब मेट्रिक टन, एक मेट्रिक टन इंपोर्ट किया 900 में बेटा, व्हाट इज द वैल्यू? 1000। आपने एक मेट्रिक टन इंपोर्ट किया कितने में? 1100 में, व्हाट इज द वैल्यू? 1000। बात खत्म बेटा, क्लियर? अगर किसी गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया बेटा? तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू सर टैरिफ वैल्यू पे कस्टम पे करना है। भारत माता की जय। हाँ, गवर्नमेंट भी कोई पागल नहीं बेटा जो मन मर्जी से टैरिफ वैल्यू फिक्स कर देगा बेटा। वो भी इंडस्ट्री की नॉलेज रखता है सर, इंडस्ट्री से बात करता है, कम्युनिकेट करता है बेटा सर। और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए टैरिफ वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है बेटा।
तो क्वेश्चन आता है क्या, अगर गवर्नमेंट ने किसी गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब नहीं है, किससे मतलब होगा बेटा, टैरिफ वैल्यू से ही मतलब होगा। सर व्हाट डू यू मीन बट, और तो ऐसे केस में टैरिफ वैल्यू लेंगे, अग्रीड, पर किस दिन का लेंगे सर, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, याद करो बेटा, सेक्शन 15 और 16 मैंने पढ़ाया आपको बेटा। तो रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट क्या होता है बेटा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर। पर रेट ऑफ एक्सचेंज कब का बेटा, जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी बेटा आपने। और यही अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो सर अगर टैरिफ वैल्यू फिक्स किया किसी गुड्स का तो ऐसे केस में जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया दैट इज रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, पर जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिला है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 51, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। हाँ ना मालिक, आवाज नहीं आ रही हुई, पक्का, डन। तो सर इन केस ऑफ कस्टम्स क्या बोला सर, नजर इधर, इन केस ऑफ कस्टम्स किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा, समझ में आ रहा है क्या बच्चा आपको, क्लियर। एक टैरिफ वैल्यू वाला पॉइंट समझ में आया बेटा मेरा आपको, ये टैरिफ वैल्यू का आज तक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया बेटा सर, पर मैंने एक क्वेश्चन बना के आपको बुक में दे रखा है बेटा सर, जिससे आपका टैरिफ वैल्यू का कभी क्वेश्चन आ जाए तो सर आप गलती नहीं करें बेटा बस, ठीक है, क्लियर। जो मैंने बताया वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है बेटा, आज तक नहीं आया सर, 14 साल तो मेरे को देखते देखते बेटा, क्लियर। सर सुनना बात ध्यान से, टैरिफ वैल्यू इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम वैल्यू ऐड करते हैं बेटा। तो सर आपको टैरिफ वैल्यू से दे दिया, वो दे दिया, बात खत्म, उसमें कोई एडिशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, डन। वो सीआईएफ वैल्यू होती है बेटा, क्या होती है बेटा, वो सीआईएफ। ओके मालिक, ओके बोलो, ओके ओके, मान लो सर, अच्छा मानना कुछ नहीं, अब बता रहा हूं बेटा मैं, ये था सेक्शन 14 पढ़ा दिया मैंने आपको बेटा। 14 के बाद क्या था बच्चा, नहीं नहीं बेटा वैल्यूएशन रूल्स आते बेटा सर। अब वैल्यूएशन रूल्स इधर ध्यान, इधर ध्यान, इंपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स सर, उसका रूल नंबर 3 दिल थाम के सुनना बेटा। रूल नंबर 1, इन रूल का नाम ये है, इस दिन से एप्लीकेबल होंगे, पूरे इंडिया में अप्लाई होंगे। रूल नंबर 2, डेफिनेशन से जैसे जैसे वर्ड्स काम आएंगे हम पढ़ लेंगे बेटा। हम पढ़ रहे क्या, रूल नंबर 3, इधर ध्यान सर। रूल नंबर 3 ये बोलता है बेटा, बोलू बेटा मैं आपके लिए, अरे बोल दूं क्या, हम क्या पढ़ रहे बेटा, जल्दी बताओ। कस्टम्स का इंपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स क्या पढ़े सर हम, इंपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स। हमने जो एडिशन वाला पढ़ा ना बेटा, वो रूल नंबर 10 था, क्या था बच्चा, रूल नंबर 10। जो कंपलसरी एडिशन और ऑप्शनल एडिशन पढ़ा वो रूल नंबर 10 था। अब हम रूल नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं बेटा। 1 तो डेफिनेशन वगैरह, 1 तो इस रूल का नाम ही होगा, इस दिन से अप्लाई होगा। रूल नंबर 2 डेफिनेशन से बेटा, ज्यादा वर्ड काम आएंगे हम पढ़ लेंगे बेटा। अब हम बात करें कहां से, रूल नंबर 3 से। इधर इधर इधर, अच्छा बुक्स में बिल्कुल ध्यान नहीं बच्चों, मैं यहां ऐसा याद करूंगा दिमाग खराब बेटा, क्लियर। हर एक चीज याद हो जाएगी, गारंटी, हर एक चीज समझ में भी आएगी, उससे भी ज्यादा गारंटी मेरी आपसे। मान लो रूल नंबर 3, ओ मालिक ये बोलता है क्या सर, आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज असेसेबल वैल्यू इफ दो कंडीशंस। फर्स्ट, if buyer and seller are not related, और second, if buyer and seller are related। इधर ध्यान, अगर बायर और सेलर आपके रिलेटेड नहीं है तो क्या करने का, और बायर और सेलर रिलेटेड है तो क्या करने का बच्चा, पता है, पता है आपको। अगर पहले कौन सा पढ़ाऊं बताओ, चलो सेकंड पढ़ा दो बेटा पहले। अगर बायर सेलर रिलेटेड है तो भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज असेसेबल वैल्यू, अगर आप ये प्रूव कर दो कि रिश्ता रिश्ते की जगह, धंधा धंधे की जगह। अगर आप ये प्रूव कर दो कि
रिलेशन की वजह से प्राइस अफेक्ट नहीं हुआ, आप बाकी के रूल्स फॉलो भी कर लोगे तो भी सेम वैल्यू आने वाली है। तो ऐसे केस में एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर असेसमेंट पर्पस बच्चों। हाँ है ना भाई? यस सर। अरे क्लियर? ठीक सर। एसी का रिमोट आगे देना बेटा इनको। सर इन केस ऑफ कस्टम, क्या बोला सर? इन केस ऑफ कस्टम्स एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे एज असेसेबल वैल्यू। अगर बायर एंड सेलर आर रिलेटेड तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आप प्रूव कर दो कि रिश्ता रिश्ते की जगह धंधा धंधे की जगह और रिलेशन की वजह से कोई प्राइस अफेक्ट नहीं हुआ है। क्लियर मालिक? ठीक सर। पर अगर अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए बेटा, क्या बोला सर? अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए मतलब क्या प्रूव नहीं कर पाए बेटा? कि सर रिश्ता रिश्ते की जगह धंधा धंधे की जगह, अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए कुल मिला के क्या हुआ बेटा? प्राइस अफेक्ट हुई है बेटा। तो ऐसे केस में रूल नंबर 3 बोलता है क्या? फॉलोइंग रूल्स shall be followed in a sequence। मतलब रूल नंबर 4 to 9 shall be followed in a sequence। मतलब 3 से नहीं आएगा तो 4, ठीक है, और फॉलोइंग रूल्स विल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। 4 से नहीं आएगा तो 5 एंड आगे बात करेंगे बच्चों हम। हाँ है ना भाई? पर अगर आपने प्रूव कर दिया क्या रिलेशन की वजह से प्राइस अफेक्ट नहीं हुआ तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट बच्चा। हाँ है ना भाई? ठीक। सेकंड पॉइंट, सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट बेटा। अभी सर इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड तो ऐसे केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को सर हम एक्सेप्ट कर देंगे सर फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। अगर वहां पे भी कुछ कंडीशन है बेटा, वहां पे भी क्या है बेटा? कुछ कंडीशंस। आपने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया, मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों क्या है? रिलेटेड नहीं है, तो आपने जिस प्राइस पे इंपोर्ट किया उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर कुछ कंडीशन है बेटा। फर्स्ट सर देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज ऑफ द गुड्स बेटा। मतलब आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की है बेटा, अब ये एक्सपोर्टर जो है वो क्या कर रहा है बेटा? उन गुड्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि ऐसे यूज नहीं करना है, ऐसे यूज नहीं करना। अरे भाई आपने किराए पे ली कि इंपोर्ट करी बेटा? सर आपने परचेज किया कि रेंट पे लिया है बेटा? तो आप तो सर आपका अधिकार है, जैसे मर्जी वैसे यूज करोगे बेटा यार आप। हाँ है ना भाई? पर वो बोलता नहीं नहीं हमारी ब्रांड वैल्यू खराब होती है साहब, आपको ये लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ऐसे यूज करना, ऐसे यूज करना, ऐसे यूज करना। तो आपने क्या बोला? डिस्काउंट दे चल मेरे को। क्लियर? अगर मैंने इसको फ्रीली यूज नहीं कर सकता मेरे को डिस्काउंट दे, प्राइस में कंसेशन दे बेटा। क्लियर? तो अगर उसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ सर? प्राइस इफेक्ट हुआ है। क्लियर? तो एक्चुअल वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेटा, भले आप और हम क्या है? रिलेटेड नहीं है। तो क्या बोला बेटा? फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन इंडियन लॉ बेटा। अरे भाई इंडियन लॉ में लिखा है क्या सर? दवाई को कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन बेटा, तो गलत लिखा है बेटा उसके अंदर। क्या आपने चाकू इंपोर्ट किया, क्लियर, क्यों? सब्जी काटने के लिए बेटा, उसमें लिखा है डोंट यूज इट फॉर कटिंग द फिंगर्स बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो आप मुझे बताओ क्या गलत लिखा क्या बेटा उसने? नहीं। तो सर देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज एज एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन इंडियन लॉ बेटा। सेकंड, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग रीसेल एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल। क्या बोला सर? एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल। अच्छा मतलब आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी बेटा, वो बोलता है क्या तू इसको रीसेल नहीं कर सकता? अरे भाई मैंने परचेज करी, मेरी मर्जी को करूंगा बेटा। नहीं नहीं तो आप रीसेल नहीं कर सकते। तो सर आपने क्या बोला? एक काम कर 50% डिस्काउंट दे मेरे को। मैंने कहा डन, पर रीसेल मत करना बेटा, प्राइस इफेक्ट हुआ ना यार। क्लियर? तो देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग रीसेल एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल। मैंने बोल दिया क्या कुशाल भाई को मैंने राजस्थान का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि एक्सक्लूसिवली राजस्थान में आप ही माल सप्लाई करोगे, कोई और सप्लाई नहीं करेगा बेटा। तो आप राजस्थान में मत बेचना, बाकी जहां बेचना है बेच देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यस सर। क्लियर? सो देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग रीसेल एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल बेटा। देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन इंडियन लॉ बेटा। क्लियर? अब देयर शुड नॉट बी सर एनी रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट होता है बेटा। हाँ है ना? रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए बेटा सारी। एंड सर कोई भी कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से प्राइस क्या हुआ बेटा? अफेक्ट, वो नहीं होना चाहिए बेटा।
फिर सेलर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड। याद है बेटा? हाँ है ना? अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड का अगर एंटाइटलमेंट है उसका, तो एक्चुअल वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे हम? सब्सिक्वेंट सेल प्राइस को भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? या ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है, तो सर ऐसे केस में एक्चुअल वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना एक्चुअल वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर सर? ध्यान देना बच्चों। पर अगर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है तो एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? फॉलोइंग रूल्स शेल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर? इसी के साथ रूल नंबर 3 खत्म होता है। अब एक बार वापस बोल दूं बच्चा, मैं कोई खास बात थी क्या बेटा रूल नंबर 3 में? बताओ मुझे आप। खत्म भी हो गया बेटा। चलो एक बात और बोल दूंगा बेटा इसमें। रूल नंबर 3 में यहां लिखा है क्या? योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू इज सब्जेक्ट टू एडिशन ऑफ रूल नंबर 10। योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू इज सब्जेक्ट टू एडिशन ऑफ रूल नंबर 10। तो क्या रूल नंबर 10 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या बेटा? इसलिए 10 मैंने पहले पढ़ा दिया बच्चा आपको। प्लस ये रूल नंबर 3 ही है जिसमें लिखा है क्या? कि अगर आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस इंक्लूड किए हुए हैं, तो क्या करने का? उसको एक्सक्लूड करने का। एक्सेप्ट द चार्जेस व्हिच आर पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया। हाँ है ना मालिक? क्लियर? डन। अब जाके रूल नंबर 3 पूरा खत्म होता है। अब एक बार मैं पूरा रूल नंबर 3 बोल दूं क्या बच्चों आपके लिए वापस से? इधर ध्यान, आप नजर इधर। सर रूल नंबर 3 बोलता है क्या? एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ दो कंडीशन, अगर बायर से रिलेटेड नहीं है तो हम एक्चुअल एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन इंडियन लॉ। There should not be any restriction regarding resale of the goods except area of resale. Sir, there should not be any restriction regarding sir restriction और condition जिसकी वजह से price affect हुआ है, जो reasonable condition नहीं होती बेटा। फिर sir there should not be any seller should not be entitled for any part of subsequent sale proceeds. Clear? या आपकी terms condition ऐसी नहीं होनी चाहिए जो genuine नहीं है, जिसकी वजह से price affect हुआ है बेटा। Clear? तो actual accept कर लेंगे बेटा। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। और हाँ, अगर बायर और सेलर रिलेटेड है तो भी हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रिश्ते की जगह धंधा, धंधे की जगह, मतलब आप फॉलोइंग रूल्स फॉलो भी कर लेंगे तो भी वैल्यू वही आने वाला है बेटा। तो अननेसेसरी झगड़ा करके क्या मतलब है बेटा? तो ऐसे केस में एक्चुअल वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। भारत माता की जय। पर हाँ, पोस्ट इंपोर्टेशन चार्जेस अगर इंक्लूड किए हुए बेटा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सेप्ट द चार्जेस व्हिच आर पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, और योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू इज सब्जेक्ट टू एडिशंस ऑफ रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 के सारे चार्जेस ऐड करेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? डन। इसी के साथ रूल नंबर 3 खत्म होता है। अब 3 के बाद क्या था बच्चा? इधर ध्यान, क्योंकि बोला 3 ने क्या बेटा? अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। मतलब क्या बेटा इसका? मतलब क्या है इसका? अगर 3 से नहीं आए तो, आवाज नहीं आ रही, 3 से नहीं आए तो 4, 4 से नहीं आए तो 5, 5 से नहीं आए तो 7, 7 से नहीं आए तो 8, 8 से नहीं आए तो 9 से तो हो ही जाएगा। कुछ मिस हो गया क्या मेरे से बेटा? चलो वापस सुनना बेटा। 3 से नहीं है तो 4, 4 से नहीं है तो 5, 5 से नहीं है तो 7, 7 से नहीं है तो 8, और 8 से नहीं है तो 9 से तो हो ही जाएगा बेटा। क्लियर? वापस बोलो बेटा, मैं कुछ समझ में आ गया बेटा? चेक मत कर बेटा उधर, ठीक है? इधर ध्यान, ये बुक में चेक कर रहा है, मंगल भूल गया है, सही में नहीं है बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, सर काम की बात मंगल कोई भूलता नहीं बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, मान लो पर वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता बेटा। सरकार इन केस ऑफ कस्टम्स, क्या बोला सर? इन केस ऑफ कस्टम्स। इधर ध्यान, इधर ध्यान, ओ शरी, इधर ध्यान, इधर ध्यान, ओ शरी। 3 से नहीं तो 4, इधर इधर। अब 4 पढ़ ले या यही बोलना बेटा बार बार? सर अब रूल नंबर 4 पढ़ रहे बेटा। क्या पढ़ रहे बेटा? पता है 4 क्या बोलता है बेटा? वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। क्या बोला अरमान भाई? वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। और हां होशियारी, उससे भी नहीं आया तो
उससे भी नहीं आया तो वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। नजर इधर, खत्म नहीं हुआ, पढ़ाना बाकी मेरे को, एक बार रुको। 4 बोलता है क्या, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स के हिसाब से वैल्यू निकालो बेटा। क्लियर? और उससे वैल्यू नहीं आए तो रूल नंबर 5 बोलता है क्या, वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स कैन बी टेकन बेटा। अब सर इसके रूल क्या होता है वो पढ़ लेंगे बाद में, पहले हम डेफिनेशन तो पढ़ ले बेटा। अच्छा डेफिनेशन से याद आया बेटा, रिलेटेड पर्सन क्या होता है बच्चे, क्योंकि रूल नंबर 3 में क्या काम आया था बेटा, रिलेटेड पर्सन बच्चा। तो एक बार पहले रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कस्टम्स एक्ट में अलग डेफिनेशन है, जीएसटी में कुछ और थी, पर हाँ मोर और लेस सेम है बेटा, केवल 2 जगह फर्क आएगा बेटा। ठीक है, इनफैक्ट जीएसटी के अंदर जो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन था वो कस्टम से उठा के बाहर रखा था बच्चा। क्लियर? विद 2 डिफरेंसेस बच्चा। ठीक है, देखना ध्यान से। ये रहा रूल नंबर 2 में डेफिनेशन दे रखी बेटा, उसका सब रूल नंबर 2 सुना रहे होशियारी ध्यान से। और मालिक related person, the seller and importer are said to be related if they are officers or directors of each other's business बच्चा। सेम पॉइंट था बेटा, they are legally recognized partners in the business बच्चों, they are employer and employee। ध्यान देना बच्चा, same person directly or indirectly owns, holds or controls at least 5% of the total voting power in both बेटा। वहां कितना था बेटा, 125 था बेटा। याद आया कुछ? ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है बच्चों। क्लियर? इसलिए एटलीस्ट 5% होल्डिंग हुआ तो भी सर बहुत है सर। वहां कितना था बच्चा, 25%। कि मतलब सर सेम पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, होल्ड और कंट्रोल एटलीस्ट 5% ऑफ द वोटिंग पावर इन बोथ बेटा। मतलब सर मान लो यहाँ पे एम है बेटा, मिस्टर एम, इसके पास ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड, इन दोनों के एटलीस्ट 5% भी होल्डिंग हुई बेटा। हाँ है ना भाई, तो भी ए और बी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड कहलाएंगे बच्चा। ठीक है, जीएसटी में क्या था बच्चा, 25%। मैंने बोला 2 जगह फर्क आएगा बेटा, एक तो ये रहा बेटा। देन वन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स और ओन्स अनदर बच्चा। है ना, ए बी को कंट्रोल करता है या बी ए को कंट्रोल करता है, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। कंट्रोल वर्ड को डिफाइन नहीं किया बेटा, पर हाँ जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा है, या 51% और मोर स्टेक है बेटा उसका। क्लियर? ठीक है सर, बोथ ऑफ देम टुगेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन बेटा। दोनों मिलके ए और बी मिलके सी को चला रहे बेटा, तो उनका कॉमन इंटरेस्ट है ना सी बेटा। दोनों क्या मान लेंगे, ए और बी को क्या मान लेंगे, रिलेटेड पर्सन। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन बच्चा। मतलब मान लो मिस्टर एम के पास होल्डिंग नहीं है, पर ए और बी दोनों को चला कौन रहा बेटा, एम ही चला रहा है बेटा। तो एक तरह से ए और बी क्या हो गई, सिस्टर कंसर्न बच्चा एक तरह से। क्लियर? क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। सेम पॉइंट वहां पे भी था बेटा जीएसटी में बेटा, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एंड देन एक्सप्लेनेशन बोलता है क्या, द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्संस बच्चों, जैसे पार्टनरशिप हो गई, कंपनीज हो गई बच्चों। हाँ है ना बेटा। एंड लास्ट ये डिफरेंट है बेटा, है ना, जीएसटी में कुछ और है बेटा। सर पता है अगर जीएसटी की बात करूं तो अगर आप मेरे सोल एजेंट हो, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, सोल कंसेशनर हो, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो आप और मैं क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। पर कस्टम के पर्पस के लिए अगर मैं आपका सोल एजेंट हूं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर हूं, तो आप और मैं रिलेटेड तभी कहलाएंगे अगर ऊपर की किसी पॉइंट में मैं कवर होता हूं तो बेटा। मतलब केवल सोल डिस्ट्रीब्यूटर होना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है फॉर बीइंग अ रिलेटेड पर्सन बच्चों। क्या लिखा है बेटा, द सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल एजेंट और सोल कंसेशनर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड shall be deemed to be related only when he or it satisfies any of the above mentioned criteria बेटा। क्लियर? तो ही वो क्या कहलाएंगे, रिलेटेड कहलाएंगे, वरना वो रिलेटेड नहीं कहलाएंगे। भारत माता की जय। कोई खास बात, कोई टफ बात? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये था क्या, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। अच्छा मैंने साथ साथ आपको, आप भी बुक में मार्क कर लीजिएगा बेटा कि ये 2 जगह फर्क है बेटा।
हाँ है ना भाई, समझे? तो आपको क्या कंपैरिजन से याद रहेगा, वरना वरना याद नहीं हो पाएगा बेटा, लास्ट में भूल जाओगे कि कहां पे क्या लिखा है, कहां पे क्या लिखा है बेटा। ओके मालिक, चलिए समझे मेरी बात। दो जगह फर्क है, एक तो सोल कंसेशनर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी में क्या कहलाता है, हमेशा रिलेटेड, और यहां रिलेटेड तभी कहलाएगा जब ऊपर वाले पॉइंट में कवर है तो बच्चों। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जरूरी नहीं कि बेटा आप इंडिया के अंदर बहुत सारे एजेंट अपॉइंट कर दो बेटा, होता ना हर कंट्री का अपने एक एक एजेंट अपॉइंट किया है बेटा, हाँ है ना भाई, तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं कहलाएगा अंटिल अनलेस ऊपर वाले पॉइंट में कवर होता हो तो बेटा। पर इंडिया के अंदर अगर आप हो डोमेस्टिक पर्सन हो, डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हो बेटा, जीएसटी जा लगता है बेटा, वहां पूरा पूरा माल एक ही पर्सन को सप्लाई करो इंडिया के अंदर बेटा, वहां थोड़ा डाउट लगता है बेटा, इसलिए उनको क्या मान लिया, रिलेटेड पर्सन मान लिया। बोलिए सर। देखो यहाँ पे फैमिली वर्ड को डिफाइन नहीं किया, पर यस अगर हम कॉमन पार्लेंस में बात करें तो मोटा मोटी वही फैमिली का मीनिंग होना चाहिए जो जीएसटी में बेटा। ओके सर, आइए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, अरे 3 से वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, और 4 से नहीं है तो 5, पहले क्या लगाएंगे 4, 3 तो हो गया खत्म बेटा, क्लियर सर, पहले क्या लगाएंगे 4, 4 क्या बोलता है बेटा, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, सुनना रे, और उससे वैल्यू नहीं है तो सुनना, ए होशियारी, ए होशियारी, मालो भाई सुनना बेटा, वो का आज बाहुल तू यार बेटा, सर थैंक यू सो मच आने के लिए बेटा, आज सर आज बेटा ये ऐसे नहीं बेटा, बेटा आज बैठना ऐसे बेटा, है नहीं है ना बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर लगा ना बेटा, देखते रहना उसको बेटा। सर मान लो, इधर ध्यान, ओ शरी, सुनना सुनना, गुड, नहीं नहीं फेंकना नहीं बेटा किसी पे, हाँ बेटा, नहीं नहीं ना बेटा, ध्यान रखने का बेटा कि लग नहीं जाए बेटा आपने, नहीं ऐसे जेट सब नहीं बेटा इसको। सर इधर ध्यान, सर इधर इधर, ओ शरी, आइडेंटिकल गुड्स मींस, देखो रूल नंबर 4 और 5 हम पढ़ लेंगे बेटा, पहले हम पढ़ तो ले कि आइडेंटिकल क्या होता है और सिमिलर क्या होता है बच्चा। आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स में क्या फर्क है, आइडेंटिकल मतलब एब्सोल्युटली अलाइक, और सिमिलर मतलब मिलता मिलता है, है ना भाई। वापस सुनना बेटा, अब डेफिनेशन ध्यान सुनना, दे रखा है एक्ट में डेफिनेशन बच्चा। सानिध्य भाई, आइडेंटिकल गुड्स का मतलब होता है, सुनना सानिध्य, एक पीछे देख बेटा, उसको बोलो, हाँ सुनना, सॉरी है बेटा डिस्टर्ब करने के लिए सर सर सुनना बात को ध्यान से, इधर ध्यान, यार ऐसा मेरे को केवल शोल्डर क्यों दिख रहा है बेटा संधि के पीछे बेटा, अच्छा वो ओके ओके उधर थी इसलिए यार सर इधर ध्यान दो, सर इधर इधर, तो यार मान लो identical goods means goods which are absolutely alike in appearance, in quality, in performance, in reputation, etc. Whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer, but country of exportation must be the same. I repeat, please sir ध्यान दीजिएगा, identical goods means the goods which are absolutely alike in appearance, in quality, in reputation, in performance, etc., whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer, but country of importation must be the same. Country of origin beta must be the same beta, है ना भाई, क्लियर। पर हाँ देखो हम ये बात क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू इसकी एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा, तो कस्टमर लोन क्या बोला, कोई बात नहीं इसकी वैल्यू नहीं है, अगर इसका आइडेंटिकल गुड्स किसी ने इंपोर्ट किया बेटा तो उसकी वैल्यू ले लेना बेटा, क्लियर। पर सर जैसे ये चाइना से आया है बेटा, इसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या अमेरिका से आने वाले की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे क्या बेटा हम, नहीं। हाँ
चाइना का ही दूसरा मैन्युफैक्चर था, उसने सेम गुड्स भेजी बेटा, तो वहां प्राइसेस, एनवायरमेंट, माहौल सब कुछ एक होता है बेटा। क्लियर? इसलिए आप वहां के प्राइस ले सकते हो भले मैन्युफैक्चर कोई और है बेटा, कंपेरेबल प्राइस होंगे बेटा वहां पे। इसलिए बोला क्या, कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट बी द सेम। इधर इधर पर अगर किसी गुड्स का ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई हुआ था बेटा, तो आपको पता है ना, हमने पढ़ा है बेटा क्या, ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क अगर इंडिया से सप्लाई होता तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता, तो उसकी वैल्यू कम आती ना बेटा यार। सर तो उस गुड्स को हम आइडेंटिकल गुड्स बोलेंगे ही नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, कम है बेटा। हाँ है ना भाई? सुनना बच्चों ध्यान से, मान लो मैंने ये गुड्स इंपोर्ट किया बेटा, क्लियर? सर इसका वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम गुड्स का आइडेंटिकल गुड्स देखने गए, इसका ट्रांजैक्शन मिला पर इसका खुद का, अच्छा कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन जहां से गुड्स आई, कंट्री ऑफ ओरिजिन सेम है बेटा, पर इसका ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई हुआ था बेटा, तो जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी कम होगी बेटा। क्या इसकी वैल्यू हम इसके लिए एक्सेप्ट कर लेंगे बेटा? क्या नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर आइडेंटिकल गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर एब्सोल्युटली अलाइक। क्या बोला सर? द गुड्स व्हिच आर absolutely alike in appearance, in quality, in performance, in reputation, etc., whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer, but should be manufactured in the same country of origin. Clear? पर उसका ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। ये हो गया क्या, आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन। पर अगर आइडेंटिकल गुड्स अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर गुड्स बेटा। मान लो ये भी मार्कर है बेटा, हाँ है ना बेटा? ये तो मार्कर है, ये भी क्या है बेटा, मार्कर। मान लो तो सर सिमिलर गुड्स मतलब देखो, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, तू ही चाहिए, कोई और नहीं चलेगा। क्लियर? पर तू नहीं तो सिमिलर गुड्स क्या बोलता है, तू भी चाल से, तू नहीं तो तू भी चाल से बेटा। हाँ है ना? अब दिमाग लगाना, अब सुनना बात को ध्यान से, अब आपका विजन तैयार हो गया बेटा, जल्दी समझ में आएगा बेटा आपको। क्लियर? सिमिलर गुड्स मींस तू भी चाल से बेटा। क्लियर? तू ही चाल से मतलब आइडेंटिकल बेटा, तू नहीं तो तू भी चाल से, सिमिलर बेटा। क्लियर? सुनना बच्चों ध्यान से, तो सिमिलर गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर नॉट एब्सोल्युटली अलाइक but are capable of performing the same function and are commercially interchangeable beta. Clear? Whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer, but country of origin must be the same। पर उसका भी ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए बेटा, तो उसको बोलेंगे क्या, सिमिलर गुड्स बेटा। पर हाँ सर 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 पहले तू है तो तू ही चल से ना बेटा यार, वो तो तू नहीं थे तो तू भी चाल से बेटा। इसलिए पहले रूल नंबर 4 से नहीं आया तो 5। हाँ ना मालिक? क्लियर? सानिध्य समझ में आया बेटा पॉइंट को? क्लियर? साहिल भाई आपको समझ में आया बेटा? आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मत सोचना बेटा आप, ठीक है? कि वेदर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर, सम अदर मैन्युफैक्चरर, बट कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट बी द सेम। हाँ ना भाई? क्लियर? इधर ध्यान दो बच्चों। तो सर आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी बेटा। हाँ है ना भाई? ये क्या बेटा, इसकी हंसी को दबा के बैठा था बेटा इतनी देर से, तो मैंने कहा किसी को हंसने से क्यों रोके बेटा, इसलिए बोलते रहे, मन में जो आ रहा है मेरे को पता है बेटा क्या मन में आया बेटा आपके, मेरे तो मन में नहीं, मेरे जवाब भी आ गया बेटा। ठीक है सर? सुनना, क्या साहिल को वैसे ही बदनाम करा बेटा मैं? क्लियर? बदनाम तो उसको करते इसका नाम होता है बेटा। सर बात ये है कि मान लो सर इसका नाम नहीं सर, इसका इशारा काफी बेटा। सर ऐसा बोलने से इसको अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं बेटा। मान लो इधर इधर इधर, सर पहले हम क्या पढ़ रहे बेटा, ये तो मैंने डेफिनेशन पढ़ी बेटा, रूल नहीं पढ़ा है अभी। अब रूल पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 4, और 4 के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? बात एक्चुअली ऐसी है कि 4 और 5 रूल तो एब्सोल्युटली सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम बेटा। बस यहां पे क्या था बेटा, आइडेंटिकल गुड्स, और यहां पे क्या है बेटा, सिमिलर गुड्स बेटा। ठीक है? अब रूल पढ़ना ध्यान से, मतलब देखना ध्यान से। मान लो
मैं भी तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान देना पड़ा, बहुत इजी एग्जाम्पल होगा पर इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है, बच्चे गलत करके आते हैं। सावधानी, दुर्घटना घटी वाला केस है बेटा, ये टफ नहीं है बच्चों, क्लियर। टफ तो आपको पता कुछ भी नहीं बचा। सर सुन रहे होशियारी, मान लो मैंने 950 मार्कर्स इंपोर्ट किए बेटा इंडिया में, जिसकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा? रूल्स फॉलो करेंगे। हमने रूल नंबर 4 फॉलो किया बेटा। अब 4 या 5 जो भी फॉलो किया, हमने देखा क्या सेम मार्कर किसने इंपोर्ट किए, क्या हमको आइडेंटिकल गुड्स के ट्रांजैक्शन मिल गया बेटा, ठीक है। अच्छा वो नहीं मिलते तो ठीक है, अभी मान लो चलो रूल नंबर 4 है बेटा, आइडेंटिकल गुड्स के हमको ट्रांजैक्शन मिल गए बेटा। पर पता है एक नहीं बहुत सारे ट्रांजैक्शन मिल गए बेटा। अब ऐसे केस में क्या होगा वो सुनेगा ध्यान से बेटा। या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं क्वांटिटी, या लिख देता हूं ट्रांजैक्शन वैल्यू पर यूनिट बेटा। क्लियर? सर आपने कितने मार्कर इंपोर्ट किए? अरे लिखा ना यहाँ पे, आप और मैं कोई अलग अलग है क्या बेटा? एक ही तो है हम। क्लियर? जब आप और हम मिल जाएंगे, आप और मैं मिल जाएंगे तो क्या है बेटा, हम बन जाएंगे सर। क्लियर? और माहौल बन जाएगा सर। अरे हाँ है ना भाई। सर सुनना, 950 मार्कर्स इंपोर्ट किए, कितने इंपोर्ट किए बेटा? पर सर उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने क्या देखा बेटा? आइडेंटिकल गुड्स के ट्रांजैक्शन देखिए, बहुत सारे ट्रांजैक्शन मिल गए बच्चों। पता है एक पर्सन ने कितने मार्कर इंपोर्ट किए थे बेटा? अरे पता है क्या? तो बोलो ना। 11 मार्कर बेटा। क्लियर? कितने में बेटा? नहीं नहीं, 1951 पर मार्कर है बेटा। हाँ, है क्या? उसने इंपोर्ट किया, प्राइस होती बेटा, मैं क्या करूं? क्लियर? एक पर्सन ने 101 मार्कर इंपोर्ट किए बेटा। कितने में? 1901 में बेटा, पर मार्कर बेटा। हाँ ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई। एक ने बेटा 500 मार्कर इंपोर्ट किए बेटा। एक ने 800 मार्कर इंपोर्ट किए बेटा। कितने बेटा? क्लियर? एक ने 1000 मार्कर इंपोर्ट किए, कितने में बेटा? 1681 बेटा। वो क्या है? डिपेंड्स ऑन प्राइस, ट्रांजैक्शन बेटा। हाँ है ना बेटा, उसके बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी बेटा। क्लियर? एक ने 1200 मार्कर इंपोर्ट किया, कितने में बेटा? 16 बोलो 71 में बेटा। एक ने 11,000 मार्कर इंपोर्ट किए। एक ने सर 21,000 मार्कर इंपोर्ट किए, कितने में? सर 11 में बेटा। हाँ है ना भाई। सर अब मुझे बताओ आपने कितने इंपोर्ट किए थे? अब आइडेंटिकल गुड्स से ट्रांजैक्शन मिल तो गए पर बहुत सारे मिले बेटा, तो क्या करेंगे? अब कौन सा लेंगे बेटा? अब मेरी तरफ ध्यान बेटा, मेरी तरफ ध्यान बच्चों, मेरी तरफ ध्यान बेटा। ठीक है, तो सर आइडेंटिकल गुड्स से ट्रांजैक्शन मिल तो गए पर बहुत सारे मिले, अब कौन सा लेंगे मालूम भाई? उसके लिए ध्यान देना बेटा। सर सबसे पहली बात, अच्छा मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर बता सकता बेटा आपको, प्रोसेस के थ्रू क्यों बताता बेटा मैं? ताकि आप उसको भूलो नहीं कभी भी, लॉजिक आपको ध्यान रहे हमेशा बेटा। एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं करे क्वेश्चन आपको बेटा, और कंफ्यूज करे भी तो आप कंफ्यूज नहीं हो बेटा। इसलिए पूरा प्रोसेस बताता बेटा आपको हर चीज का। क्लियर? डायरेक्ट आंसर नहीं बताता मैं आपको बेटा, ठीक है? ये ध्यान दीजिए बेटा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा तो सर 1 मिनट लगेगा मेरे को सर, ठीक है? पर उससे क्या आपको याद करना पड़ेगा घर जाके बच्चा, और क्वेश्चन कभी भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चा उस केस में। और यही फर्क होता है सर 40-50 मार्क्स वालों में और 70-80 मार्क्स वालों में सर, लिटरली कह रहा मैं आपसे बेटा। जिनको आंसर का प्रोसेस पता होता है बेटा सर, उनको कभी तकलीफ नहीं आती एग्जाम के अंदर बेटा। क्लियर? जिनको प्रोसेस नहीं पता, डायरेक्ट आंसर बता बच्चा, वहां ये प्रॉब्लम आती है बेटा। ओके सुनना बच्चों ध्यान से। सर सबसे पहली बात क्या बोला सर? आपने कितने इंपोर्ट किया बेटा? ये कितने बेटा? 11 101। क्या है? कंपेरेबल क्वांटिटी है क्या सर? इसको बोलते हैं क्या? नॉन कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस। है ना? ये आपकी रेंज के ट्रांजैक्शन है क्या बच्चा? नहीं। अच्छा यहां पे देखो बेटा, आपने कितने इंपोर्ट किए? 950। इसने 11,000, 21,000।
आपकी रेंज के ट्रांजेक्शन क्या बेटा ये अगेन क्या हो गया बेटा नॉन कंपेरेबल ट्रांजेक्शंस हाँ है ना भाई आवाज नहीं आ रही ओए चलिए इधर ध्यान पर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बीच के 4 ट्रांजेक्शन है बेटा ये क्या है कंपेरेबल बेटा अपनी रेंज के ना यार ये अपनी कैटेगरी के ट्रांजेक्शन बच्चों तो इसको बोलते हैं क्या ट्रांजेक्शंस 8 प्लीज सर ना देखो आपको लो का लैंग्वेज भी आना चाहिए बच्चों ठीक है सर ध्यान बेटा दीज आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस 8 सेम कमर्शियल लेवल एंड इन substantially same quantity beta है ना मालिक these are called transactions at same commercial level सौम्या and transactions at same commercial level and substantially in same quantity beta है ना भाई अरे क्लियर सर यहां तक बात समझे क्या मेरी आवाज नहीं आ रही ओए अब सर रूल नंबर 4 में लिखा है क्या सर व्हेनेवर आप आइडेंटिकल गुड्स का ट्रांजेक्शन देख रहे हो तो ट्रांजेक्शंस एट सेम कमर्शियल लेवल एंड सब्सटेंशियली इन सेम क्वांटिटी की ट्रांजेक्शन आप देखिएगा बेटा पर उसमें भी मोर देन वन ट्रांजेक्शन आ गया बेटा तो क्या करेंगे उसके लिए सुनना यहां गलती करते बच्चे यहां तक तो कोई गलती नहीं होती बेटा सर यहां पे हमको 4 प्राइस आ रही है बेटा देखो आ रही है क्या सर अगर ट्रांजेक्शंस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स में सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में भी मल्टीपल अगर वैल्यू मिल रही है तो ऐसे केस में वैल्यू कौन सी लेंगे बेटा आपने कितने इंपोर्ट किया बेटा हाँ है ना भाई एक ने 500 एक ने 800 एक ने 1000 एक ने 1200 बेटा सर बताओ क्या लेंगे बेटा सर इसमें जो लोएस्ट होगा लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट बात खत्म बच्चों वैसे नियरेस्ट क्वांटिटी कितनी थी बेटा 1000 जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिखा उसे मतलब नहीं है बेटा क्लियर अब ध्यान देना बेटा मैं एग्जांपल भी जो लिखता हूं सोच समझ के लिखता बेटा सारे फिगर्स क्लियर 1000 वाज नियरेस्ट बेटा बच्चे एग्जाम में सीए वाले में गलती करके आए हैं सीए में तीनों में सेम क्वेश्चन आते बेटा एब्सोल्यूट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए बेटा एक बार नहीं दो तीन बार आए हुए बेटा क्लियर सर कॉन्सेंट्रेशन इसका नहीं होता बेटा वहां गड़बड़ हुई थी बच्चों वहां क्या करते हैं एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर अब आपको याद नहीं बेटा याद नहीं आ रहा बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम था बेटा तो इस केस में हम नियरेस्ट क्वांटिटी लिख के आए थे बच्चा और लोग तो ये वाला आंसर लिख के आए हैं क्योंकि नियरेस्ट क्वांटिटी कौन सा बेटा 1000 उससे मतलब ही नहीं बच्चा मैंने जानबूझ के फिगर उस हिसाब से लिखे बेटा इसलिए आप ध्यान दीजिए मेरे एग्जाम्पल भी बहुत सोच समझ के लिखा होता था मैं हमेशा ठीक है अच्छा चलो एक मिनट अब बोलो तेरा क्या होगा कालिया आपने भी 950 इंपोर्ट किया और एक पर्सन ने भी एब्सोल्युटली सेम 950 मार्कर इंपोर्ट किया था अब बताओ तो भी सेम रहेगा क्योंकि यहां लिखा है क्या सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी बेटा सेम कमर्शियल लेवल अच्छा सेम कमर्शियल लेवल मतलब होलसेल लेवल रिटेल लेवल होलसेल लेवल रिटेल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल बच्चा हाँ है ना तो अच्छा ऐसा कोई रेंज फिक्स नहीं होता क्वांटिटी का बेटा कि सर सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी क्या लेंगे मैंने भी आपको मैंने जब एग्जांपल लिखा तो आइडिया से लिखा मैंने आपको बेटा क्लियर इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि होलसेल लेवल किसको बोलते हैं रिटेल लेवल किसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेवल किसको कहते हैं बच्चा अरे क्लियर पर सर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी की ट्रांजेक्शन अगर है तो उसमें लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट बच्चों बोले सर पर हाँ मान लो जीवन में अगर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी की ट्रांजेक्शन है ही नहीं बेटा तो जो मिल रहा है ट्रांजेक्शन वो लो और रीजनेबल एडजस्टमेंट शिल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी डिफरेंस या सर लेवल डिफरेंस बच्चों हाँ है ना भाई वो क्वेश्चन आपको हमेशा देगा बच्चा अरे क्लियर और हाँ अगर मान लो ये सब ट्रांजेक्शन बहुत पुराने थे और अभी प्राइसेस में फर्क आ गया बेटा टाइम डिफरेंस की वजह से तो इफ देयर इज अ गैप इन द टाइमिंग और टाइम गैप की वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है तो एक बार आपका प्राइस निकाल दो इस रूल के हिसाब से बेटा फिर जो डिफरेंस आया उसका एडजस्टमेंट कर लेना ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस बच्चा मान लो हो सकता है ये ट्रांजेक्शन 3 महीने पुराने बेटा और 3 महीने और अभी में 100 रुपए प्राइस बढ़ गया बेटा तो एक बार आंसर निकाल दो फिर ऐड कर देना क्या 100 रुपए बच्चों क्लियर तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शिल ऑलवेज बी अलाउड फॉर
टाइमिंग डिफरेंस और क्वांटिटी डिफरेंस या क्वालिटी डिफरेंस बच्चों, हाँ है ना भाई? क्वांटिटी या आपका लेवल डिफरेंस बच्चों, यस या नो? यस या नो? और हाँ, अगर किसी गुड्स का खुद का ही प्रोविजनल असेसमेंट हो रखा है बेटा, तो क्या उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे बेटा? भाई हमारी वैल्यू नहीं आ रही तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? आइडेंटिकल गुड्स, खुद का ही क्या हो रखा है बेटा? प्रोविजनल असेसमेंट। खुद का असेसमेंट हुआ नहीं, हमारी क्या हेल्प करेगा बेटा ये? क्लियर? इसलिए बोल दिया क्या सर, अगर किसी गुड्स का प्रोविजनल असेसमेंट हो रखा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम बेटा, हाँ है ना भाई? इसी के साथ रूल नंबर 4 खत्म होता है अब, और खास बात इसी के साथ रूल नंबर 5 भी खत्म होता है अब। एब्सोल्युटली सेम वर्ड जो 4 में लिखे वो कहां लिखे बेटा? 5 में। पर पहले क्या फॉलो करने का? 4 से है तो 5, और हाँ 5 अगर है सिमिलर गुड्स है बेटा, क्लियर, और अगर उसमें लेवल डिफरेंस की वजह से, क्वालिटी डिफरेंस की वजह से कोई प्राइस इफेक्ट होता है, तो ऐसे केस में रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल ऑलवेज बी अलाउड इन द वैल्यू बेटा। बोलो यस सर। और ये रीजनेबल एडजस्टमेंट क्वेश्चन आपको देगा बेटा, आपको अपने मन मर्जी से नहीं करना है बेटा आपको। क्लियर? डन। इसी के साथ रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 दोनों खत्म होता है अब। कुछ आया कि नहीं आया रे? अरे क्लियर मालिक? सर इसी के साथ रूल नंबर 4 और 5 खत्म होते हैं अब। बोलो सर। सर यहां पे अगर क्वेश्चन ने जो भी क्वांटिटी दिया है, जैसे यहां 500 दिया है, अगर मान लो 1500 भी दिया होता, क्लियर, तो आपको ही जजमेंट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन विल नॉट स्पेसिफाई कि ये सेम कमर्शियल लेवल के है कि नहीं है सर। क्लियर? क्वेश्चन में ही आपको रेंज देके समझना पड़ेगा कि सेम कमर्शियल लेवल है कि सब्सटेंशियल सेम क्वांटिटी है या नहीं बच्चा पे, या अलग है बेटा ये। क्लियर? इसलिए मैंने बुक में भी आपको क्वेश्चन दे रखे बेटा, डोंट वरी, वो एक दो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चा। ओके बेटा? ठीक सर। प्रैक्टिकल लाइफ में कस्टमर के पास पूरा डेटा होता है बेटा इसका। हाँ सर। भाई जरूरी थोड़े जो तूने गुड्स खरीदा वही मैंने खरीदा हो, तो सर सेम प्राइस में खरीदा हो, जरूरी है क्या? क्लियर? इसलिए हो सकता है तूने 950 इंपोर्ट किया, मैंने भी 950 इंपोर्ट किया, पर मैंने प्राइस में कुछ और इंपोर्ट किया, तूने प्राइस में कुछ और इंपोर्ट किया बेटा। पर सेम रेंज वाले लोग जो है उन्होंने कितने इंपोर्ट किए, उसमें लोएस्ट वैल्यू लेना, गवर्नमेंट ने फायदा दिया बेटा अपने को। ओके बेटा? फायदा दिया यहाँ पे अपने को। अरे यस नो? क्लियर? डन। तो सर इधर ध्यान, मान लो इधर 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 भाई, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर एक्सेप्टेबल है तो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेना, उससे नहीं है तो 3 से नहीं है तो 4, 4 से नहीं है तो 5, 5 से नहीं है तो 7। आप भी सीख गए बेटा, है ना सर? रूल नंबर 7 पता है क्या बोलता है बेटा? डिडक्शन मेथड। क्या बोलता है बेटा? डिडक्शन मेथड। बुक से मत देखना बेटा, ध्यान इधर। डिडक्शन मेथड क्या होता है बेटा? कि देखो, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया ना उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल, ना उसके आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू एक्सेप्टेबल, ना उसके सिमिलर गुड्स की वैल्यू एक्सेप्टेबल, पर वो गुड्स या उसका आइडेंटिकल गुड्स या उसका सिमिलर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद सेम कंडीशन में आगे रीसेल होता है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में जिस प्राइस में रीसेल हो रहा है, क्या बोला सर? वो वैल्यू ले लो बेटा। पर वो तो डोमेस्टिक मार्केट में रीसेल करे वो प्राइस है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब सर ऐसे केस में सुनना बच्चों ध्यान से, सर अब आपने जो प्राइस नहीं ली वो क्या है? डोमेस्टिक मार्केट की रीसेल प्राइस है ना यार। अब डोमेस्टिक मार्केट में बेचा होगा तो जिसने इंपोर्ट किया उसने इंपोर्ट करने के बाद पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चे भी तो किए होंगे बेटा, अपना मार्जिन भी एड किया होगा बेटा उसने। क्लियर? फिर इंडिया के मार्केट के जीएसटी भी लगाए होंगे बेटा उसने, तो क्लियर? तो कोई नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन कर लेना। क्या कर लेना बेटा? रिवर्स कैलकुलेशन कर लेना, और रिवर्स कैलकुलेशन करके कस्टम पोर्ट तक की वैल्यू पे आ जाना। कहा जाना बच्चा? कस्टम पोर्ट तक की वैल्यू पे आ जाना, और कस्टम पोर्ट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। भारत माता की जय। क्लियर? कि वो गुड्स आपने इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है। और सर रूल नंबर 5 से भी आंसर नहीं आ रहा है, तो रूल नंबर 7 बोलता है क्या? अगर वो गुड्स या उसके सिमिलर गुड्स या आइडेंटिकल गुड्स सेम कंडीशन में आगे रीसेल होते हैं इंडिया में, तो व्हाट इज द जनरल प्राइस जिसपे मैक्सिमम क्वांटिटी सेल होती है बेटा,
हाँ है ना, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी किस प्राइस पे सेल हुई बेटा? क्या बोला सर? ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी किस प्राइस पे सेल हुई, मतलब मैक्सिमम गुड्स कौन से प्राइस पे सेल हुआ है बेटा? सारे ट्रांजेक्शन को मैं मर्ज कर लूं तो सर एक प्राइस जिसपे हाईएस्ट क्वांटिटी सब मिला के सेल हुई है इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, जिस प्राइस पे सेल हुई बेटा। हाँ है ना भाई, वो किस प्राइस से सेल हुई वो निकालो बेटा। तो हमने क्या किया बेटा? कैलकुलेट किया बच्चा, हूं करो रे। तो डोमेस्टिक मार्केट में कहा बेटा? आफ्टर इंपोर्टेशन जब उसको आपने गुड्स को रीसेल किया उसका जनरल प्राइस क्या था बेटा? जनरल प्राइस मतलब जिस प्राइस पे ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी सेल होती है बेटा। हाँ है ना, वो था मान लो कितना बेटा, बोलो ना रे, 2100 बेटा। क्लियर? इधर ध्यान, ये डोमेस्टिक मार्केट में जब बेचा है इंपोर्ट करने के बाद उसकी प्राइस है बेटा। क्लियर? अब रिवर्स चलेंगे, सबसे लास्ट में क्या लगता है सेल करने पर? जीएसटी। तो सबसे पहले क्या लेस करेंगे बेटा? जीएसटी। मान लो जीएसटी लगा था कितना बेटा? 5% बेटा। तो कैसे हटाएंगे जीएसटी को बताना मुझे आप? 2100 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 बेटा, कितना आएगा बेटा? 100। अरे हाँ है ना भाई, ये लेस कर दिया, कितना गया बच्चा? 2000। सर अब आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है बेटा? प्रॉफिट मार्जिन। मान लो प्रॉफिट दे रखा है आपका कितना बच्चा? सर 10% ऑफ सेल प्राइस दे रखा है विदाउट जीएसटी बेटा। तो 10% ऑफ सेल प्राइस कितना बेटा? 2000 बेटा। क्लियर? तो सर मतलब वही क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना बेटा कि इंक्लूसिव प्रॉफिट है कि क्या है, देख लेना बेटा। हाँ है ना भाई? अरे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ये प्रॉफिट लेस करोगे, फिर आपके एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस बेटा? जैसे एग्जांपल, हाँ पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के एक्सपेंसेस, जैसे एडमिन ओवरहेड बेटा। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? ब्ला ब्ला ब्ला। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बेटा, ठीक है, जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर वहां से कस्टम पोर्ट से यहां पे लेके आया आपने बेटा, उसका फ्रेट पे किया होगा बेटा आपने। हाँ है ना सर? वो लेस करेंगे। सर उसके बाद मान लो, सुनो, वैसे तो क्या करने के बेटा, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वही गुड्स अगर सेम कंडीशन में रीसेल होता है तो उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं बेटा। पर अगर मान लो सेम कंडीशन में रीसेल होता ही नहीं बेटा, इंपोर्ट करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद बिकता है बेटा, तो अगर प्रोसेसिंग भी हुई है तो जनरली क्या प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है बेटा? हाँ है ना भाई? क्लियर? वो भी लेस करने का बच्चों, यस या नो? क्लियर? ये सब लेस करने के बाद जो प्राइस आएगी दैट विल बी योर, चलो ये प्राइस आई मान लो कितनी बेटा? ये आई, चलो क्लियर। अब ये सब लेस करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही है, क्या है ये क्या है? अरे सीआईएफ वैल्यू है कि नहीं बेटा? नहीं है। दिस इज वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ कस्टम्स। हाँ है ना भाई? दिस इज, ध्यान देना बच्चे यही गलती करके आते एग्जाम में बेटा। दिस इज वैल्यू बट इंक्लूसिव ऑफ, क्योंकि सर कस्टम क्लियरेंस होके जब गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में आया होगा तो सर यहां पे कस्टम लग के फिर आया होगा ना यार। इसलिए कस्टम्स का रिवर्स कैलकुलेशन करके कस्टम का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। कस्टम अमाउंट निकाल के जो अमाउंट आया दैट इज द व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स बेटा। हाँ है ना भाई? अच्छा अब इसमें भी रिवर्स कैलकुलेशन अगर करोगे कस्टम का बेटा, तो सबसे पहले क्या लेस करोगे बेटा? आईजीएसटी। ओ भाई इन गुड्स के इंपोर्ट करने पर अगर यहाँ पे जीएसटी दे रखा तो इंपोर्ट पे भी जीएसटी लगाओगे ना बेटा। क्लियर? आवाज नहीं आ रही ओए? सबसे पहले क्या लेस करेंगे बेटा? आईजीएसटी अंडर सेक्शन 37 बेटा। हाँ है ना बेटा? क्लियर? इंक्लूसिव जो 5% था बेटा आपका, कैसे निकालोगे? 1220 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, कितना था बेटा? 58। राउंड ऑफ किया इसको आपने बेटा, ठीक है 58, ठीक है। कितना आएगा बेटा लेस करके? ठीक है, लेस करना क्या बेटा? ओ भाई लेस करेंगे क्या? कस्टम ड्यूटी। पर सर साथ में क्या लगता है पहले? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। हाँ है ना? तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, लेस कस्टम ड्यूटी
इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज। कस्टम क्रेडिट कितनी बेटा मान लो 10%, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 प्लस 10 ऑफ 10 कितना आएगा बेटा अल्टीमेटली 11% बेटा। हाँ है ना भाई 1162 डिवाइड बाय, हाँ है ना भाई कितना आएगा बेटा 115, ये लेस करोगे क्या बच जाएगा बेटा 47 1047 बेटा। यस क्लियर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स। अब जाके आया बेटा वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बेटा। हाँ है ना भाई डन। सो दिस इज हाउ वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड इन केस अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है और डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के बाद जो वैल्यू आई है वो वैल्यू के हिसाब से आप क्या कर रहे हो रिवर्स कैलकुलेशन करके कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे आ रहे हो तो बच्चा। हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई पक्का सुनना, ये था क्या आपका डिडक्शन मेथड रूल नंबर 7। ध्यान इधर। सर पर अगर इससे भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो रूल नंबर 8 लगाएंगे कैलकुलेशन मेथड बेटा। पर हाँ सर इधर ध्यान दो, रूल नंबर 7 क्या बोलता है डिडक्शन मेथड। जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वो या उसका आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स इनकी वैल्यू नहीं आ रही पर ये गुड्स सेम कंडीशन में आगे रीसेल होते हैं तो जिस कंडीशन में सेल होते हैं जो प्राइस में सेल होते हैं वो प्राइस ले लो बेटा आप। हाँ है ना, और उससे डिडक्शन मेथड सर कॉस्ट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ लेस करते हुए आप डोमेस्टिक पोर्ट की वैल्यू पे आ जाना बेटा और वहां पे कस्टम पोर्ट की अगर वैल्यू पे आ गए तो दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड बेटा। हाँ है ना बेटा, पर डोमेस्टिक मार्केट में रीसेल की जो प्राइस लेनी बेटा वो मैक्सिमम विद इन 90 डेज की लेनी बेटा। क्या बोला सर, मैक्सिमम विद इन 90 डेज फ्रॉम द इंपोर्टेशन बेटा। मतलब आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिया और 90 दिन के अंदर अंदर वो रीसेल नहीं हो रहा है बेटा, या उसका आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स मार्केट में रीसेल हो ही नहीं रहा सर। क्लियर, तो 90 डेज में भी अगर इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा एज पर रूल नंबर 7 तो ऐसे केस में फॉलो करेंगे क्या रूल नंबर 8। या तो वो गुड्स मार्केट में सेल ही नहीं होता बेटा या 90 डेज के अंदर उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है डोमेस्टिक मार्केट की, तो ऐसे केस में रेफर करेंगे क्या रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बोलता है क्या कैलकुलेशन मेथड। क्या बोलता है बच्चा, अरे क्या बोलता मालिक कैलकुलेशन मेथड या कंप्यूटेशन मेथड बेटा। इधर ध्यान इधर ध्यान इधर ध्यान। सर अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए बेटा ये पढ़ने के बाद बेटा 8 पढ़ने के बाद बेटा। पता है 8 बोलता है क्या उस, अच्छा 7 से नहीं आया तो 8 पे आएंगे ना बेटा। 8 बोलता है क्या उस एक्सपोर्टर को बोलो कि वो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग। जिसने गुड्स भेजना बेटा आपको आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में बेटा मार्कर्स, उसको बोलो वो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मल इंडस्ट्री का बेटा। क्लियर, वो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस इस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे प्लस रूल नंबर 10 के सारे एडिशन ऐड करेंगे बेटा। अरे भाई गुड्स इंडिया में आएगी ना यार, तो रूल नंबर 10 के सारे एडिशन ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड कंप्यूटेड वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू एज पर रूल नंबर 8। और इसी के साथ भारत माता की जय। आई रिपीट, सर उस एक्सपोर्टर को बोलो क्या अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन जनरल इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा वो प्लस रूल नंबर 10 के सारे एडिशंस ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू एज पर रूल नंबर 8 कंप्यूटेड वैल्यू। भारत माता की जय। रूल नंबर 8 खत्म होता है। अब बस इतना सरल था बेटा ये। हाँ है ना भाई, क्लियर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा, क्या आ रहा है सर कौन होगा जो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा। मेरा रिलेटेड पर्सन था बेटा, मेरी ग्रुप कंपनी थी बेटा। हाँ है ना सर भेज देगा, पर हाँ अगर नहीं भेज रहा रूल नंबर 8 से भी अगर आंसर नहीं आ रहा तो रूल नंबर 9। अरे क्लियर, पर हाँ उससे पहले 9 से पहले एक बात और, सर मेरा ग्रुप कंपनी होगा क्या होगा बेटा, या मेरा रिलेटेड पर्सन या मेरा सर बिजनेस एसोसिएट है बेटा या कोई भी बिजनेस पर्सन है बेटा, वो उससे मैंने रिक्वेस्ट करी कि कॉस्ट ब्रेकअप भेज दो साहब, भेज दिया बेटा तो ले लेंगे बेटा हम लोग। हाँ है ना बेटा। अच्छा सुन ए होशियारी, पता है अगर मेरी ग्रुप कंपनी बेटा क्या है बेटा या मेरा रिलेटेड पर्सन है, मैं तो चाहूंगा कि पहले रूल नंबर 8 लगा दो, 7 मत लगाओ साहब, क्योंकि 7 लगेगा तो क्या होगा बेटा डोमेस्टिक मार्केट में जब रीसेल होता है बेटा वहां से सर जनरल प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री का क्या है वो सब लेस होके फिर आएगी वैल्यू बेटा। और ये तो मेरा रिलेटेड पर्सन है बेटा, इसने अगर कॉस्ट ब्रेकअप भेज दिया
तो एक्चुअल कॉस्टिंग और नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगी, वैल्यू का कैलकुलेशन होगा बच्चों। क्लियर? और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है क्या, अगर 7 फॉलो किया तो वैल्यू ज्यादा आएगा और 8 फॉलो किया तो वैल्यू कम आएगा, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं तो हमेशा क्या चाहूंगा बेटा, 8 पहले फॉलो कर दो, 7 फॉलो मत करना। पर ऐसा मेरे चाहने से कुछ होता है क्या बेटा? क्लियर? हो सकता है रूल नंबर 6 बोलता है क्या, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रूल नंबर 7 और 8 को रिवर्स कर सकता है। और ऐसे केस में अगर ऑफिसर ने अलाउ कर दिया इस पर रूल नंबर 6, तो ऐसे केस में पहले क्या लग जाएगा बेटा, 8, और उसके बाद नहीं, उसके बाद 7 की बात आएगी नहीं ना बेटा, 8 से आ रहा आंसर तो बेटा। अरे हाँ है ना भाई, ये था रूल नंबर 6। आया मजा? यस सर। तो सर आपको लॉजिक के साथ समझ में आया 6 बेटा? अभी पहले बोल देता तो लॉजिक नहीं समझ में आता बच्चा आपको। क्लियर? तो सर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रूल नंबर 7 और 8 को रिवर्स कर सकता है। ऐसे केस में पहले क्या लग जाएगा बच्चा, 8, और उसके बाद 7, मतलब 7 की बात नहीं आएगी, पहले 8 लग जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई? पर इन सब की बात कब आएगी, जब 3 से नहीं आ रहा है, 4 से नहीं आ रहा है, 5 से नहीं आ रहा है, तो सर 7 या 8 की बात आएगी बेटा। ठीक है? और हाँ 8 से भी आंसर नहीं आ रहा है, 7 से भी नहीं आया, 8 से भी नहीं आ रहा है, तो रूल नंबर 9 बोलता है क्या, बेस्ट जजमेंट। क्या बोलता है सर? रेसिडुअल मेथड बेटा। ऐसे केस में रूल नंबर 9 बोलता है क्या, रेसिडुअल मेथड, बेस्ट जजमेंट। और सर ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और फंडामेंटल ऑफ अबव रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रूल नंबर सेक्शन नंबर 14, अरे हाँ ना भाई, उन सबको ध्यान में रखते हुए वैल्यू डिटरमाइन करेगा बच्चा। पर सर वो जो भी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है सर, इट शुड बी कंसिस्टेंट with the principles and fundamentals of rule it should be consistent with the fundamentals and principles of above rules and section number 14 बेटा। हाँ है ना भाई? मतलब उसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन बेटा उसको भी बोल दिया क्या कि आप कोई कस्टम ऑफिसर को कि आप कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं ले सकते, फिक्टिशियस वैल्यू ले बेटा। एक काम करिए, ले ले बेटा, 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर चल, इनमें से 4, ये तो 2 है बेटा, 2 और खड़े थे बेटा साथ में बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? 4 हाथ तक थे वो ले लेंगे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। क्लियर? कोई फिक्टिशियस वैल्यू ले लिया, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लिया, हाईएस्ट वैल्यू ले लिया नहीं, मिनिमम कस्टम वैल्यू नहीं। सर वो जो पर्सन जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी प्राइस किया है। क्लियर? सर ऐसा कोई फिक्स मेथड आपको ऑप्ट नहीं करना है। कस्टम ऑफिसर को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसा आपको कोई फिक्स मेथड ऑप्ट नहीं करना है, आपको केस टू केस बेस पर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन नंबर 14 एंड अबव रूल्स, ये देखना है क्या कौन सा रूल लगना चाहिए, क्या वैल्यू होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप वैल्यू निकालोगे बच्चा। बोलो यस सर। क्लियर? समझे मेरी बात? इसी के साथ रूल नंबर 9 भी खत्म होता है। अब 9 के बाद क्या था बच्चा, 10 हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा, एडिशंस 11। सर 11 बोलता है क्या, 1 मिनट दे रहा हूं बेटा, 11 पहले 1 मिनट का ही बेटा। 11 बोलता है क्या, डिक्लेरेशन ऑफ द वैल्यू। क्या बोलता है बच्चों? मतलब जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे या कस्टम के डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, उसमें सर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या, वैल्यू ये है बेटा। मतलब सेल्फ असेसमेंट होता है बच्चा बिल ऑफ एंट्री में। अरे क्या होता है मालिक, सेल्फ असेसमेंट। तो असेसी क्या करेगा, सेल्फ असेस करके वैल्यू डिक्लेयर करेगा बिल ऑफ एंट्री में कि मेरी गुड्स की वैल्यू ये है, और साथ में सपोर्टिंग लगाएगा बेटा। हाँ है ना कि वैल्यू यही है बेटा। क्लियर? डिक्लेरेशन ऑफ द वैल्यू बाय द इंपोर्टर इन द बिल ऑफ एंट्री बेटा। ठीक है? सेल्फ डिक्लेरेशन ड्यू टू सेल्फ असेसमेंट बच्चों, अलोंग विद द सपोर्टिंग बच्चों। पर रूल नंबर 12 बोलता है क्या, ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो वैल्यू क्या कर दे बेटा, रिजेक्ट। क्या कर दे बच्चा, रिजेक्ट। जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी उसको वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट। बट रिजेक्शन कैन बी डन ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो आपको शोकोस देगा, नोटिस सर्व करेगा, उसके बाद ही वैल्यू रिजेक्ट करेगा। पर हाँ वो वैल्यू रिजेक्ट क्यों करेगा आखिर बेटा, उसके क्या रीजन रहेंगे, क्या बेस रहेंगे बेटा। कुछ एग्जाम्पल में देता हूं, आपको याद नहीं करना एक एक वर्ड। सर कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है वो बहुत हायर वैल्यू है बेटा, हो सकता है कुछ अलग बेनिफिट हो कस्टम के, हो सकता है लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो बेटा, पैसा बाहर भेजना हो बेटा आपको, मशीन इंपोर्ट करी, गुड्स इंपोर्ट किया 1 लाख रुपए का, और सर आपने वैल्यू डिक्लेयर करी कितनी, 10 करोड़ रुपए बेटा। कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटा। हाँ है ना? या फिर हो सकता है आपने वैल्यू बहुत कम डिक्लेयर करी बेटा। हाँ है ना? या फिर हो सकता है आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी है वो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को देखते हुए वैल्यू नहीं होनी चाहिए बेटा ये। अरे यस या नो सर? या फिर उसको लगता है किसी वजह से कि मामला गड़बड़ है बेटा। हाँ है ना? कि सेम क्वांटिटी अगर कोई इंपोर्ट करता
तो अलग ही प्राइस होती है बेचा। क्लियर? तो ऐसे केस में वैल्यू वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते बोल सकता है कि नहीं अभी वैल्यू ये नहीं हो सकती साहब, या उसको लगता है कि प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंसिडरेशन और भी आ रहा है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है, बट बिफोर रिजेक्टिंग द वैल्यू अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द इंपोर्टर, उसके बाद ही वैल्यू रिजेक्ट होगी बेटा। भारत माता की जय। और इसी के साथ वैल्यूएशन के सारे रूल्स भी खत्म होते हैं अब। क्लियर? समझे मेरी बात? इंपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स। अब हम ब्रेक के बाद पढ़ेंगे क्या, एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स। उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि वैल्यू आपका पूरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ, फिर हाई सी के ट्रांजेक्शन भी आएंगे बेटा इसके अंदर, है ना? उसके बाद इंपोर्ट के सारे प्रोविजंस और एक्सपोर्ट के सारे प्रोविजंस रिगार्डिंग वैल्यू खत्म होंगे बेटा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। पर हाँ, जो वीडियो लेक्चर में बेटा ध्यान देना, अभी मैंने आगे के क्वेश्चन नहीं करे, क्वेश्चन में करूंगा आपको बेटा कुछ, ठीक है? उसके बाद आपको मजा आएगा। पर हाँ सर, यहां तक जो मैंने रूल दे रखे उसके साथ में मैंने एक एक एग्जाम्पल दे रखा है क्वेश्चन का बेटा, सो दैट आपको रूल समझ में आए, वो आपसे जरूर हो जाएंगे, वहां तक जरूर पढ़ के आइएगा। तो सर इंपोर्ट के सारे वैल्यूएशन रूल्स खत्म होते हैं अब। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।